हेलो फ्रेंड्स, सिविल स्टैप के यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका बहुत बहुत स्वागत। यूपीएससी प्रीलिम्स इंटेंसिव रिवीजन सीरीज़ का ये लेक्चर है हमारा। इस इंटेंसिव रिवीजन सीरीज़ के लेक्चर में हम इकोनॉमी स्टार्ट कर रहे हैं। स्थापना डे 1 जो है, इकोनॉमी के हिसाब से जो स्थापना डे 1 है वो ये लेक्चर है आपका। इस लेक्चर के अंदर मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं लेसन, और उस लेसन के अंदर ये जो दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम एंड इंपॉर्टेंट मैक्रो इकोनॉमिक आइडेंटिटीज, जिसमें यूपीएससी ने कम से कम नहीं बोल के भी 10, 15, 20, 25 बार क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ लिया है। इस प्रकार का इंपॉर्टेंट टॉपिक को हमारे को रिवाइज करना है, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम आपके साथ पूरा पूरा एकदम सही ढंग से रिवाइज करवा देंगे, सच दैट कि आप केवल ये स्थापना लेक्चर देखते हैं तो आपको ये दोनों टॉपिक्स पूरे पूरे समझ में आ जाएंगे। क्या इस लेसन के अंदर केवल यही दो टॉपिक्स है? ऐसा नहीं है कि इस लेसन के अंदर खाली केवल यही दो टॉपिक्स है। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इन टॉपिक्स के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स हैं, वो मैं आपको सारे समझा देने वाला हूँ। लेकिन ये लेसन अपने आप में एक थोड़ा सा बड़ा लेसन है, एंड आई होप कि आपने इस लेसन को एडिक्वेट जस्टिस दिया है अपनी तैयारी करते टाइम पे। और ये जो मोस्ट महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको तो मैं आज आपका पूरा पूरा क्लियर करवा कर ही छोड़ने वाला हूँ। तो देखिए, ये पूरा पूरा टाइम टेबल आप समझ लीजिए कैसे चलने वाला है। आज का ये डे 1 है। रोज आपको 2 बार मिलना है, एक सुबह एक शाम। जब आप सुबह मिलेंगे तो क्या होगा, स्थापना सेशन। उसके अंदर हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, रिवीजन। जो आपको बोलना है आप बोल सकते हैं, जो आपकी तैयारी का स्टेज है उसके हिसाब से आप इसको पकड़ लीजिए। रिवीजन समझना है रिवीजन कर लीजिए, फाउंडेशन बिल्डिंग करना है फाउंडेशन बिल्डिंग कर लीजिए। हमारे हिसाब से ये रिवीजन का एक सीरीज हम चलाने लग रहे हैं। दूसरा जो है डे 1 के अंदर आपको जब दूसरी बार आप आएंगे तो उसके अंदर आप प्रयास लाइव सेशन के अंदर आएंगे। ये जो लाल करा हुआ लाइव है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्यों इंपॉर्टेंट है आगे बताऊंगा। इसके अंदर हम क्या करवाएंगे, एमसीक्यूज आपसे करवाएंगे ऑन द अबाउट टॉपिक्स। कौन से अबाउट टॉपिक्स? ये अबाउट टॉपिक्स के ऊपर हम आपसे एमसीक्यूज करवाएंगे। एंड मोर, ये एंड मोर क्यों इंपॉर्टेंट है ये वापस बताऊंगा। तो उसी प्रकार से ये हो गया डे 1, ये हो गया डे 2। डे 2 के अंदर आप देख सकते हैं टॉपिक्स अलग। डे 3 के अंदर आप देख सकते हैं टॉपिक्स अलग। डे 4 के टॉपिक्स आपके सामने रख दिए। डे 5 और इसी प्रकार से डे 6। ठीक है। अब ये लाइव क्यों इंपॉर्टेंट है? ये लाइव इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अपन जब तैयारी करते हैं तो अपने को क्या मालूम रहता है कि कौन सा कॉन्सेप्ट हमारा कितना अच्छा है, कौन सा कॉन्सेप्ट ईजी डिफिकल्ट, कितना क्वेश्चन ईजी आ रहा है, कितना क्वेश्चन मॉडरेट आ रहा है, कितना क्वेश्चन डिफिकल्ट आ रहा है। लोग बाग उसको सॉल्व कर पा रहे हैं क्या, हम उसको सॉल्व कर पा रहे हैं क्या? अगर लोग बाग नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, हम सॉल्व कर पा रहे हैं, यानी कि मेरी तैयारी अच्छी चल रही है। और लोग बाग सॉल्व कर पा रहे हैं और मैं नहीं सॉल्व कर पा रहा हूँ, मतलब ये है कि मेरे को थोड़ा सा रेस के अंदर थोड़ा सा और जान लगा के भागना है। जब आप लाइव सेशन के अंदर आते हैं तो आप जब क्वेश्चन देखेंगे लाइव, ठीक है, आंसर आप अपना कमेंट करेंगे लाइव, तो आप देखेंगे कि 100 बच्चे और कमेंट कर रहे हैं। ठीक है। तो आप देखेंगे, जब वो सारी चीज़ें आप देखेंगे, 100 बच्चे 200 बच्चे जितने बच्चे लाइव सेशन देख रहे हैं कर रहे हैं, तो अच्छे वाले बच्चे जो जवाब दे रहे हैं बैठ के, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि हाँ, ये क्वेश्चन का सब लोग ने मुझे लोगों ने बीबी जवाब दिया था, मेरे को लग रहा है सी है, मैंने सी मार्क करा और मेरा आंसर सी करेक्ट आ गया। यानी कि आपको अपने पर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, घमंड नहीं लाना है, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मान लीजिए कि सारे बच्चों ने सी मार्क करा, आपने भी सी मार्क कर दिया, लेकिन आंसर डी निकल गया। उसके अंदर आपको क्या समझना है कि यार बहुत अच्छा ट्रैप वाला क्वेश्चन था, सब फंस गए थे, मैं भी फंस गया था। तो इस प्रकार से आपको अंडरस्टैंडिंग बैठेगी कि हाँ, मेरी तैयारी कैसी चलने लग रही है, मेरे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होने लग रहे हैं, दुनिया वो गलती कर रही है क्या। क्यों ये इंपॉर्टेंट है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए भैया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। देखिए कैसा है ना कि इसके अंदर 200 में से 200 मार्क्स नहीं लाने, कट ऑफ क्लियर करना है। यदि आप ऑन एन एवरेज, जो सारे बच्चे सही जवाब दे रहे हैं वो आप भी जवाब सही देने लग रहे हैं, और ऑन एन एवरेज आप ये देखते हैं कि जहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलत सलत जाने लग रहे हैं, उसके अंदर कई सारे सवालों में आप सही जाने लग रहे हैं। यानी कि आपको मालूम पड़ जाएगा कि आप पे कॉन्सेप्ट्स उस सब्जेक्ट के अंदर अच्छे बन चुके हैं, आपकी तैयारी उस सब्जेक्ट के अंदर अच्छी हो चुकी है। तो ये प्रकार से जो होता है ना, वो कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा। आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेंगे, आपको एक रैंक पकड़ा देंगे। आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेंगे, आपके दोस्त आपको मार्क्स बता देगा। आपको क्या मालूम पड़ेगा कि कौन से क्वेश्चन पे कितने लोगों ने क्या करा है, क्या नहीं करा है। वो इस लाइव सेशन की खास बात है कि ऑन द स्पॉट इमीडिएटली 1 मिनट के अंदर आपको मालूम पड़ जाएगा कि क्या आपका कॉन्सेप्ट क्लियर था या नहीं था, नंबर 1। नंबर 2, जितना आपका क्लियर था और जितना आपके सही आंसर आए उतने दुनिया के आए कि नहीं आए। नंबर 3, वेयर इज योर स्टैंडिंग। आपको एक आइडिया आने लग जाएगी इन दैट सब्जेक्ट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर हम एग्जाम में जीतने के लिए जाना चाहते हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं। क्योंकि अगर को यही नहीं मालूम है कि हम कहाँ खड़े हैं, तो फिर हम कहाँ खड़े हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, आप समझ लीजिए। ठीक है। तो आज जो हमने ब्लू कर रखा है वो चीज आपको ध्यान रखनी है। जितनी बार मैं नए नए सेशन के अंदर आऊंगा उतनी बार मैं ब्लू को चेंज कर दूंगा, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि सेशन का एजेंडा क्या है। सेशन का एजेंडा ये है, डे 1 है ये स्थापना सेशन 8 AM, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, इंपॉर्टेंट माइक्रो इकोनॉमिक आइडेंटिटीज के बारे में हमारे को बात करनी है। तो विदाउट एनी फर्दर अडू सीधी बातों को आगे लेकर चलते हैं। अब देखिए, एक एक चीज को मैं बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज के अंदर आपके सामने रख देने वाला हूं। एक ही बार एक चीज को बोलूंगा, नहीं तो
सिलेबस हमारा जो कवर करवाना है बहुत बड़ा है, छूट जाएगा, छोड़ना कुछ भी नहीं है। इसीलिए एक ही बार बोलूँगा, कोई भी डाउट है वीडियो को थोड़ा सा पीछे खींच के लेकर जाइए और आगे शांति से सुनते हुए आइए। मैं बहुत ज़्यादा तेज़ी से भगाने की कोशिश नहीं करूँगा क्योंकि इकोनॉमिक्स का रिवीजन करवा रहा हूँ। कोई ऐसा तो है नहीं नेम प्लेस एनिमल थिंग खेलना है कि फटाफट फटाफट भगा दिया तो उसमें मज़ा नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इकोनॉमी है तो आराम आराम से एक ही बार करते हुए चलेंगे। अब देखिए टू सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में हमारे को बात करनी है, टू सेक्टर मॉडल। आप पहला एक अजम्पशन लेकर चलेंगे। इकोनॉमिक्स के अंदर अजम्पशंस बहुत सारे रहते हैं कि पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज मॉडल। एंड व्हाट इज अ मॉडल? मॉडल इज बेसिकली अ सिंप्लीफाइड अजम्पशन या सिंप्लीफाइड रियलिटी। सिंप्लीफाइड रियलिटी बोले तो क्या कि देखिए वैसे तो हिंदुस्तान के अंदर क्या है ना, लाखों फर्म्स हैं और हिंदुस्तान के अंदर लाखों हाउस होल्ड्स हैं। अब मैं लाखों फर्म्स लाखों हाउस होल्ड्स को अगर इमेजिन करके इकोनॉमी को पढ़ाने की कोशिश करूंगा तो पढ़ना कितना डिफिकल्ट हो जाएगा, समझाना कितना डिफिकल्ट हो जाएगा, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाइड अजम्पशंस के बेसिस के ऊपर काम चलते हैं, सिंप्लीफाइड मॉडल्स लेते हैं। फर्म यानी कि फैक्ट्री मान लीजिए, फैक्ट्री क्या होता है वो सब जानते हैं। हाउस होल्ड यानी कि घर मान लीजिए, घर क्या होता है सब जानते हैं, ठीक है। अब इस फर्म और इस हाउस होल्ड के बीच में जो रिश्ता है वो हमारे को एकदम क्लियर समझ लेना है कि इनके बीच में आपस में क्या रिश्ता है। और इनके बीच में क्या रिश्ता है वो ये एरोस के माध्यम से आपको सारी चीज़ें दिखने लग रही है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो चिंता वाली कोई बात नहीं है, अभी 1 मिनट के अंदर समझ में आ जाएगा। सबसे पहला रिश्ता क्या है, हाउस होल्ड सप्लाई फैक्टर इनपुट्स। हाउस होल्ड सप्लाई फैक्टर इनपुट्स टू द फर्म्स। तो फैक्टर इनपुट्स क्या होते हैं, तो देखिए कहाँ गया हाउस होल्ड, ये रहा हाउस होल्ड और ये फैक्टर इनपुट्स सप्लाई करा फर्म को। और व्हाट आर द फैक्टर इनपुट्स? लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन, या इसको एंटरप्रेन्योरशिप भी बोल सकते हैं। कोई भी फैक्ट्री बिना लैंड के खड़ी हो सकती है, कोई भी फैक्ट्री बिना लेबर के चल सकती है, कोई भी फैक्ट्री विदाउट मशीनरी चल सकती है। मशीनरी खरीदने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। कोई भी फैक्ट्री विदाउट एंटरप्रेन्योरशिप चल सकती है, नहीं चल सकती है। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये क्या है, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, वो चीज़ें जिनके बिना प्रोडक्शन नहीं हो सकता है। सिंपल एज दैट, सिंप्लीफाइड तरीके से समझा रहा हूँ। देखिए डेफिनेशन वगैरह के अंदर एक बार आपको नहीं लेकर जाऊंगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करवा के रिविजन करवा कर छोड़ रहा हूँ आपका पूरा। तो ये जो फैक्टर आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो गए, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन या लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है ना। ये कहाँ से आते हैं? आज इंडिया के अंदर जितनी भी फैक्ट्रियां लगी है, किसी ना किसी के लैंड पे लगी है, किसी ना किसी का लेबर यूज कर रही है, किसी ना किसी के घर से पैसा आया है जिसको पैसे को यूज करके कैपिटल मशीनरी वगैरह खरीदी गई है, बिल्डिंग वगैरह बनाई गई है। कोई ना कोई बिजनेसमैन निकला है, उद्योगपति निकला है, कोई ना कोई घर से ही निकला है ना। जो भी सारी चीज़ें हुई कोई ना कोई घर से ही सप्लाई हुई है। तो पहला अहम चीज़ जो हमारे को नोट डाउन करनी वो ये है कि हाउस होल्ड सप्लाई, हाउस होल्ड क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं क्या, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू द फर्म। ये यही एरो था जो कि मैंने वापस से आपको समझा के यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। और ये पहला पॉइंट आपका अभी यहाँ पर क्लियर हो जाना चाहिए कि हाउस होल्ड सप्लाई फैक्टर इनपुट्स टू द फर्म्स, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। फर्म्स प्रोड्यूस गुड्स, ऑब्वियस सी बात है, जब इतना सब कुछ दे दिया तुम्हारे को, लैंड दे दिया, लेबर दे दिया, कैपिटल दे दिया, ऑर्गेनाइजेशन दे दिया, सब कुछ दे दिया, तो फर्म क्या करेगी, वो सबको यूज करके करेगी क्या, तो वो गुड्स प्रोड्यूस करने वाली है, प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड्स बन जाएंगे वो। तो इसके अंदर आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये सेकंड पॉइंट को भी मैं टिक मार देता हूँ। कहीं पर भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं कि भाई हमारे को सेकंड पॉइंट नहीं समझ में आया, तो मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ सेकंड पॉइंट का मतलब क्या था, ठीक है। उसके बाद आप देख लीजिए, फर्म्स पे हाउस होल्ड फॉर फैक्टर इनकम, ऑब्वियस ही बात है ना। आप सोचिए, आपने जाकर किसी के फैक्ट्री में मजदूरी करी, आप लेबर लोग अपना वेजेस लोगे कि नहीं लोगे? आपने अपनी जमीन किसी को दे दी और उस जमीन पे किसी ने फैक्ट्री लगा दी, आप उससे रेंट लोगे कि नहीं लोगे? आपने मान लीजिए किसी को, आप धनपति आदमी हो, आपने किसी को पैसा दे दिया, उस पैसे से सामने वाले ने मशीनरी वगैरह लगा दी, तो आप पैसा आप उसको फोकट में दे दोगे ना, आप उससे क्या लोगे, ब्याज यानी कि इंटरेस्ट, ठीक है। तो आपको इंटरेस्ट मिलना चाहिए। सपोज कर लीजिए कि आप ही एंटरप्रेन्योर हो, आप ही उद्योगपति हो, आप ही ने सारा रिस्क लेकर पूरा फैक्ट्री लगाया है, तो आपके घर पे क्या आएगा, वो फैक्ट्री जब चलेगी, अच्छा काम करेगी, तो उसका मुनाफा यानी कि प्रॉफिट आपके घर पे आएगा। तो मोटी बात ये है कि ये जो फैक्टर इनपुट्स दिए गए हैं, कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, हम लोग ने जो दिया है, हमने दिया है फर्म को, तो वो फर्म हमारे को क्या देगी, फर्म हमारे को या तो रेंट देगी, है ना, क्यों, अगर हमने उनको लैंड दिया तो वो रेंट देंगे। अगर हमने फर्म को जो है मजदूरी दी है तो वेजेस देगी फर्म हमारे को। अगर फर्म को हमने कैपिटल दिया यानी कि पैसा दिया तो इंटरेस्ट देगी फर्म हमारे को। और यदि हमने एंटरप्रेन्योरियल एबिलिटीज हमारी प्रदान करी है तो प्रॉफिट का हिस्सेदार हमारे को बनना चाहिए। तो पॉइंट ये है कि मनी पेमेंट फॉर इनपुट, यानी कि फर्म्स पे हाउस होल्ड्स फॉर फैक्टर इनपुट्स। फर्म्स जो है हाउस होल्ड्स को फैक्टर इनपुट का
पैसा देती है, ठीक है ना, इसके अंदर भी आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, राइट। आप खुद को लगा के देखिए, आप कोई भी चीज़ फोकट में देंगे, नहीं देंगे, गलती से भी नहीं देंगे। फर्म तो पैसा कमाने के लिए बैठी है और हाउस होल्ड फोकट में सारी चीज़ें उनको दे दे, क्यों भाई, ऐसा कहीं नहीं होता है। तो ये तीनों चीज़ें आपकी अभी तक क्लियर होनी चाहिए। कोई भी डाउट रहेगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाउस होल्ड डिमांड गुड्स, अब आ जाते हैं हाउस होल्ड के अंदर। बच्चे हैं, बूढ़े हैं, आप हैं, मैं हैं, सब है ना। तो खाने को चाहिए, पीने को चाहिए, पहनने को चाहिए, सारी दुनिया भर की प्रकार की हमारी रिक्वायरमेंट्स है कि नहीं है, बिल्कुल सही बात है, होगी, होनी ही चाहिए, क्यों नहीं, हम ह्यूमन बींग्स हैं और एनिमल्स भी होते तो भी हमारी रिक्वायरमेंट होती, ठीक है। तो हाउस होल्ड डिमांड गुड। अब मेरे को एक बात बताइए, ये 2 सेक्टर मॉडल के अंदर, ये देखिए ये 2 सेक्टर मॉडल है, इसके अलावा कोई रियलिटी नहीं है। जो भी रियलिटी है वो ये है, ये डब्बे के अंदर ही रियलिटी है, ठीक है। अब इसके अंदर हाउस होल्ड्स को चाहिए गुड्स यहाँ पर, ठीक है ना, और गुड्स बना कौन रहा है, बना रही है फर्म्स। तो कौन सप्लाई करेगा गुड्स टू द हाउस होल्ड, ऑब्वियस सी बात है, फर्म सप्लाई करेगी। तो फर्म्स ने क्या करा, फर्म्स ने सप्लाई कर दिया गुड्स टू द हाउस होल्ड। तो ये हो गया हमारा क्लियर। तो आपको ये चीज में क्लियर होना चाहिए कि हाउस होल्ड्स क्रिएट डिमांड फॉर गुड्स एंड दैट डिमांड फॉर गुड्स गेट क्रिएटेड, दैट डिमांड फॉर गुड्स गेट्स फुलफिल्ड बाय द फर्म्स। आगे बढ़ते हैं, 5वां देख लीजिए, फर्म सप्लाई गुड्स टू द हाउस होल्ड्स, वो तो मैंने चौथे में ही लपेट लिया, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। 6वां देख लीजिए, हाउस होल्ड्स पे फर्म्स फॉर गुड्स। तो जो हाउस होल्ड्स हैं, ऑब्वियस ही बात है, फर्म कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, फर्म प्रॉफिट के लिए, आप फैक्ट्री ओनर बन जाइए। सोचिए आप फैक्ट्री ओनर है, क्या आप फैक्ट्री फोकट में चलाने लग रहे हैं, क्या आप फ्री में बांटने के लिए फैक्ट्री चलाने लग रहे हैं, या आप मुनाफा कमाने के लिए फैक्ट्री चलाने लग रहे हैं। सही बात है, मुनाफा कमाने के लिए फैक्ट्री चलाएंगे आप, ठीक है। तो जो भी आपने गुड सप्लाई करी है उसका आपको पेमेंट मिलना चाहिए, और वही पेमेंट इस एरो के माध्यम से आपको दिखाई देने लग रहा है, ये वाले एरो के माध्यम से, जो मैंने नीचे वापस से एक और बना दिया फॉर फर्दर क्लैरिटी, ठीक है। तो हाउस होल्ड्स पे फर्म्स फॉर गुड्स। तो आपने क्या देखा कि हाउस होल्ड्स फर्म्स के लिए कुछ करते हैं, बदले में फर्म्स हाउस होल्ड्स को पैसा देती है। उसके बाद आपने क्या देखा कि फर्म्स हाउस होल्ड्स को गुड्स देती है, उसके बदले में हाउस होल्ड्स जो है फर्म्स को पैसा देते हैं। इसके अंदर आपको अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये पूरा का पूरा 2 सेक्टर मॉडल मैंने आपको समझाया है, ये आगे कैसे यूज होने वाला है वो आगे चलते हुए आपको समझ में आएगा, राइट। अब हम लेकर चलते कहानी को आगे, ठीक है ना। अभी थोड़ा सा रिवीजन, अभी थोड़ा उल्टा फुल्टा कर दिया, कुछ नहीं करा है। कॉन्सेप्ट अगर आपका तगड़ा है तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पहले हाउस होल्ड इधर था, फर्म इधर था, अब फर्म इधर आ गई, हाउस होल्ड इधर आ गया, कोई बात नहीं। हमने ये एनसीईआरटी से इंस्पायर्ड डायग्राम लिए, ठीक है। तो इसके अंदर आप वापस से देख लीजिए क्या हो रहा है। ये वाला जो है ये आपका फैक्टर मार्केट है, ठीक है, ये वाला, और ये वाला जो है ये आपका गुड्स एंड सर्विसेज का मार्केट है। तो इसके अंदर क्या होने लग रहा है, देखिए ये जो हाउस होल्ड्स हैं, हाउस होल्ड्स फैक्टर सर्विसेज यानी कि क्या हो गया, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड करने लग रहा है। हाउस होल्ड प्रोवाइड करने लग रहा है किसको, भाई फर्म को प्रोवाइड करने लग रहा है। और फर्म हाउस होल्ड्स को क्या प्रोवाइड करने लग रही है, फर्म हाउस होल्ड्स को उसके बदले में या तो रेंट देगी, है ना, या वेजेस देगी, या इंटरेस्ट देगी, या प्रॉफिट देगी। अभी पीछे देख कर आए तो इसमें सोचने वाली बात नहीं, मैं तो रिवीजन करवा रहा हूँ, ठीक है। और फर्म्स जो है हाउस होल्ड्स को क्या सप्लाई करती है, गुड्स एंड सर्विसेज लिखा हुआ है, बहुत ही अच्छी बात है। चलो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर दिया, फर्म हाउस होल्ड्स को फोकट में प्रोवाइड करेगी ना भाई ना, तो उसके बदले में क्या मिलेगा, पेमेंट, है ना। तो पेमेंट मिलेगा, कौन देगा, हाउस होल्ड देगा टू द फर्म्स। कोई भी प्रकार से आपको डाउट नहीं होना चाहिए, यही चीज को आप देख लीजिए वापस से, ठीक है ना। फैक्टर पेमेंट, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी क्लियर मैंने एकदम करवा दी। हाउस होल्ड जो है वो लेबर दे देता है, कैपिटल दे देता है, एंटरप्रेन्योरशिप दे देता है, लैंड दे देता है, लेबर के बदले वेजेस मिल जाते हैं, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट मिल जाता है, एंटरप्रेन्योरशिप के बदले प्रॉफिट मिल जाता है, लैंड के बदले रेंट मिल जाता है। कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। 2 सेक्टर मॉडल के अंदर देखिए हमारा अजम्पशंस क्या है। 2 सेक्टर मॉडल के अंदर हमारा बेसिक अजम्पशन ये है, ठीक है ना, कि ये जो भी अर्निंग्स है, हाउस होल्ड की जो भी अर्निंग्स है उसका केवल एक आउटलेट है। देखिए हाउस होल्ड की अर्निंग्स कहाँ से आई, ये जो फैक्टर पेमेंट जो हाउस होल्ड्स के पास आया, ठीक है ना, इसको खर्चा करने का हाउस होल्ड्स के पास केवल एक ही सोर्स है, या एक ही चीज पे खर्चा हो रहा है। और वो किस चीज पे खर्चा हो रहा है, जो गुड्स एंड सर्विसेज वो कंज्यूम कर रहे हैं, जो गुड्स एंड सर्विसेज वो कंज्यूम कर रहे हैं फर्म्स के द्वारा प्रोवाइड करी हुई, उसके बदले में जो पेमेंट करता है हाउस होल्ड, ठीक है, तो वो उसके बदले में वो पेमेंट मिल जाती है। यानी कि जितना पैसा इधर से इधर आया, यानी कि जितना पैसा इधर से इधर आया, राइट, इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट्स। फैक्टर पेमेंट्स क्या है भाई, फैक्टर सर्विसेज जो प्रोवाइड करी, अभी बताया मैंने आपको, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये फैक्टर सर्विसेज जो प्रोवाइड करी, इसके बदले में जो फैक्टर पेमेंट आया, वो फैक्टर पेमेंट जितना आया, टोटल आया, उसका केवल एक सोर्स है खर्चा करने का, या एक चीज है जिसके ऊपर खर्चा हो रही है। ये अजम्पशन है हमारा, वो गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर खर्चा करा जा रहा है जो ये फर्म प्रोड्यूस कर रही है। यानी कि क्या हो रहा है कि फर्म फैक्टर पेमेंट करती है और वही फैक्टर पेमेंट घूम के खर्चे के फॉर्म के अंदर फर्म के पास वापस आ जाता है। वही चीज यहाँ पर अभी अंग्रेजी के अंदर लिखी हुई है, डरने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है ना। हाउस होल्ड्स में डिस्पोज ऑफ देयर अर्निंग्स, ठीक है ना, कैसे,
by purchasing the goods and services produced by the firms. अदर चैनल्स डू नॉट एग्जिस्ट. अदर चैनल्स यानी कि कोई सेविंग नहीं है, कोई टैक्स पेमेंट नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई एक्सटर्नल ट्रेड नहीं है. मान लीजिए, मैं आगे चलते हुए सारी चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करके आपको और रियलिटी भी समझा दूंगा, लेकिन मान लीजिए ऐसा कुछ भी नहीं है, तो जो हाउस होल्ड्स कमा रहे हैं वो फर्म्स के गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्चा करने लग रहे हैं. The entire income of the economy comes back to the producers in the form of sales revenue. ये तो मैं आपको हिंदी में बोल चूंगा, आप चाहे अंग्रेजी में पढ़ लीजिए, मैथिली में पढ़ लीजिए, कॉन्सेप्ट वही रहने वाला है. मतलब क्या, अब इसका थोड़ा सा अच्छी भाषा में बात करेंगे. एग्रीगेट कंजम्पशन बाय द हाउस होल्ड. एग्रीगेट एक बहुत ही फैंसी वर्ड है फॉर टोटल, और कुछ नहीं है. एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल. एग्रीगेट कंजम्पशन बाय द हाउस होल्ड मतलब टोटल कंजम्पशन बाय द हाउस होल्ड ऑफ द इकोनॉमी. मान लीजिए कि इकोनॉमी के अंदर 100 घर मान लीजिए, या आप 1000 मान लीजिए, 10,000 मान लीजिए, लाख मान लीजिए, 10 लाख मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए. टोटल कंजम्पशन बाय द हाउस होल्ड्स ऑफ द इकोनॉमी इज इक्वल टू द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म्स इन द इकोनॉमी. मैं आपको क्यों ये चीज बोल रहा हूं, देखिए ये जो हमारा प्यारा मॉडल है, ठीक है ना, जिसके अंदर मान लीजिए कि एक ही फर्म है और एक ही हाउस होल्ड है, उसके अंदर जब आपको ये चीज़ें समझ में आ चुकी है कि हाँ, हाउस होल्ड्स को पैसा कहाँ से मिलता है, फर्म से मिलता है, ठीक है, और हाउस होल्ड्स खर्चा किसके ऊपर करते हैं, फर्म्स के ऊपर करते हैं, यानी कि जो फर्म्स गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको खरीदने में करते हैं. जब ये चीज़ आपने मान ली, ये चीज़ आपने समझ ली 2 सेक्टर मॉडल बेसिस के ऊपर, तो चाहे अब एक घर हो या 100 घर हो या फिर 10,000 घर हो या फिर लाख घर हो या कितने भी घर हो, ये जो हमारा आर्ग्यूमेंट है, ये जो हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, दिस रिमेन्स द सेम. इसीलिए हम मॉडल यूज़ करते हैं ताकि हम सिंप्लीफाइड तरीके से पहले चीज़ों को समझें और फिर उसको बड़े रूप के अंदर जो है एक्सपैंड करके देख ले. और वही चीज़ें बड़े रूप के अंदर एक्सपैंड करके वो मैंने यहाँ पर लिख रखी है. टोटल कंजम्पशन बाय द हाउस होल्ड ऑफ द इकोनॉमी इज इक्वल टू द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म्स इन द इकोनॉमी. मान लीजिए कि आपका एक घर है, मेरा एक घर है. आपने अपने घर में जो भी है ब्रेड, टीवी, स्कूटी, एसी, दुनिया भर की चीज़ें आपने खरीदी, और मैंने भी दुनिया भर की 25 प्रकार के आइटम मैंने खरीदे, और ऐसे करके 50,000 घर ने जो है 2500 प्रकार के आइटम खरीदे. हमने सबने बैठ के टोटल वोटल मारा कितना किसने क्या क्या खरीदा, और फिर हमारे को मालूम पड़ा कि अच्छा पार्ले वालों को इतना खर्चा मिल गया, मतलब पार्ले वालों के इतने गुड्स बिके, वोल्टास वालों के इतने गुड्स बिके, हीरो वालों के इतनी साइकिलें बिकी, मोटरसाइकिलें आई मीन, मारुति वालों की इतनी गाड़ियाँ बिकी, रेमंड वालों का इतना कपड़ा बिका, है ना. इस प्रकार से हमारे को मालूम पड़ गया. तो ये तो लॉजिक एकदम क्लियर हो गया कि टू एग्रीगेट कंजम्पशन बाय द हाउस होल्ड ऑफ द इकोनॉमी इज इक्वल टू द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म्स इन द इकोनॉमी. अगर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा पीछे जाते हुए आइए, और ये पॉइंट आपको क्लियर करवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पॉइंट के बिना आगे आपको बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा. ठीक है. अब इन द नेक्स्ट पीरियड फर्म्स क्या करेगी, फर्म्स विल प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड पे रेम्यूनरेशंस. तो ये साइकिल चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा. ईयर आफ्टर ईयर जो है हाउस होल्ड्स विल कीप प्रोवाइडिंग फैक्टर सर्विसेज टू द फर्म्स. ईयर आफ्टर ईयर households will keep receiving factor payments in return for providing factor services from the firms. ठीक है, नंबर 1. नंबर 2, ईयर आफ्टर ईयर या डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक, मंथ आफ्टर मंथ, हाउस होल्ड्स विल नीड गुड्स एंड सर्विसेज. करेक्ट. जो कि कौन सप्लाई करेगा, फर्म सप्लाई करेगी. एंड डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे जो गुड्स एंड सर्विसेज आ रहे हैं उसका जो है पेमेंट कौन करेगा, हाउस होल्ड करेगा. किसको करेगा, टू द फर्म करेगा. Hence, we can imagine that aggregate income यानी कि total income of the economy going through 2 sectors, firms and households in a circular way. टोटल इनकम, अभी देखिए इनकम वर्ड आ गया, एक नया वर्ड आ गया, इसको रिस्पेक्ट देनी जरूरी है. टोटल इनकम, इनकम वर्ड को रिस्पेक्ट देंगे हम, ठीक है ना. तो देखिए हाउस होल्ड्स की इनकम का सोर्स क्या है, हाउस होल्ड्स की इनकम का सोर्स है कि ये लोग फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं. फैक्टर सर्विसेज क्या होता है मैं आपको बोल चुका हूँ, वापस से हम नहीं बोलेंगे. तो हाउस होल्ड्स को इनकम कहाँ से आने लग रही है, फैक्टर सर्विसेज के बदले में जो पैसा उनको मिलने लग रहा है वो हाउस होल्ड्स की इनकम है. ठीक है. फर्म्स की क्या इनकम है, फर्म्स की इनकम ये है कि देखो जो गुड्स एंड सर्विसेज उन्होंने प्रोड्यूस करे वो उन्होंने किसको बेच दिए, हाउस होल्ड्स को बेच दिए, उसके बदले में उनको पैसा मिल गया, तो वो हो गई फर्म्स की इनकम. तो एक दिन जो है हाउस होल्ड्स के पास इनकम जा रही है, फिर एक दिन जो है वो फर्म के पास इनकम घूम के आ रही है. हाउस होल्ड्स के पास इनकम जा रही है, फर्म्स के पास घूम के आ रही है. और मैं कितनी बार भी ये बोल दूं, 500 बार भी बोल दूं तो भी वही चीज होगी, तो वापस रिपीट करने का मतलब नहीं है. लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इनकम इज फ्लोइंग इन अ सर्क्यूलर मैनर. In this 2 sector model, circular flow of income.
करेक्ट। सिंस द वैल्यू ऑफ, अब एक लॉजिकल बात आप समझ लीजिए, ठीक है ना। लॉजिकल बात ये है, जब इधर कोई लीकेज नहीं है, कोई सेविंग नहीं है, कोई टैक्सेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, एकदम एकदम सिंपल वाली बात समझ लीजिए। तो इसमें क्या आपने समझा कि देखिए कि यहां पर से जो फैक्टर पेमेंट आने लग रहा है, ये जो फैक्टर पेमेंट आने लग रहा है, किसको आने लग रहा है, जो फर्म्स हाउस होल्ड्स को देने लग रही है, ठीक है ना, ये फैक्टर पेमेंट हाउस होल्ड्स के पास आने लग रहा है। एंड देयर इज नो लीकेज इनटू द सिस्टम, देयर इज नो सीपेज इनटू द सिस्टम। लीकेज यानी कि पैसा बाहर भी नहीं जाने लग रहा है सिस्टम के। सिस्टम बोले तो ये मेरा सिस्टम हो गया, ये मेरा मॉडल, ठीक है ना, ये मेरा सिस्टम है। तो इसके अंदर ना तो कोई लीकेज है, ना इसके अंदर कोई सीपेज है, ठीक है। मतलब कोई भी प्रकार से ऐसा भी नहीं बूंद बूंद करके पानी जैसे टूटी हुई छतों के अंदर से या क्रैक हुई हुई छतों के अंदर से पानी आ जाता है ना, मतलब मानसून के बाद टाइम पे, मतलब जो है ना छत के अंदर से तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी आ जाता है, हमारे को नहीं चाहिए तो भी आ जाता है, ठीक है ना। तो उसको मैं बोलूंगा अंदर जो है ना पानी आ जाना, उसको मैं बोलूंगा सीपेज। तो कोई लीकेज भी नहीं है यहाँ पर से, पैसा कोई बाहर भी नहीं जाने लग रहा है और कोई पैसा अंदर भी नहीं आने लग रहा है एक्स्ट्रा, ठीक है ना। ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फैक्टर पेमेंट जो हाउस होल्ड्स को मिली, वही फैक्टर पेमेंट को तो हाउस होल्ड ने खर्चा करा है, और नहीं तो हाउस होल्ड के पास है ही क्या। हाउस होल्ड कोई सेविंग नहीं कर रहे हैं, कोई टैक्स नहीं पे करने लग रहे हैं, कोई और उनके पास एक्सपेंडिचर करने का जरिया नहीं है, कोई और नीड नहीं है एक्सेप्ट फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म। तो जो फैक्टर पेमेंट हाउस होल्ड्स करने लग रहे हैं, ठीक है ना, वो फैक्टर पेमेंट हाउस होल्ड ने कर दिया, ठीक है। फैक्टर पेमेंट हाउस होल्ड को मिल गया, सॉरी, और ये फैक्टर पेमेंट जो हाउस होल्ड को मिला, इन्होंने क्या कर दिया, उसको पे कर दिया टू द फर्म फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। समझे आप मेरी बात को। तो यानी कि क्या हो गया कि ये जो हाउस होल्ड्स की इनकम है, राइट, ये जो हाउस होल्ड की इनकम है, ये आ गई वापस से हमारी फर्म के पास। तो यही चीज यहां पर लिखी हुई है, वैल्यू ऑफ एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर यानी कि जो हाउस होल्ड ने इधर खर्चा करा मस्ट बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ऑब्वियस सी बात है। देखिए आप अगर सपोज कर लीजिए कि 10 रुपए का आप भेल खरीदते हैं, 10 रुपए का मोमोज खरीदते हैं, 10 रुपए का वड़ा पाव खरीदते हैं, 10 रुपए का डोसा खरीदते हैं, या 10 रुपए का कुछ भी आइटम खरीदते हैं, तो जो 10 रुपया आपने खर्चा करा है तो उस आइटम की वैल्यू भी तो 10 ही रुपया हुई ना। तो इधर वही चीज लिखी हुई है कि ये जो गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर खर्चा करा गया है, इसकी क्या वैल्यू है। एक गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर जो खर्चा करा गया उसकी वैल्यू वही है जो इसकी वैल्यू है। मतलब जो भी हाउस होल्ड्स ने खर्चा करा फर्म्स के ऊपर, राइट, या जो भी हाउस होल्ड्स ने फर्म्स को पैसा दिया इज द वैल्यू ऑफ दिस गुड्स एंड सर्विसेज। और हाउस होल्ड्स ने फर्म्स को कौन सा पैसा दिया, हाउस होल्ड्स ने फर्म को वही पैसा दिया जो उन्होंने कमाया। और हाउस होल्ड्स ने पैसा कैसे कमाया, हाउस होल्ड्स ने पैसा कमाया थ्रू फैक्टर सर्विसेज। और फैक्टर सर्विसेज के थ्रू जो पैसा हाउस होल्ड्स ने कमाया, यानी कि फैक्टर पेमेंट के माध्यम से, तो ये हाउस होल्ड्स ने कमाया, ठीक है। यही हाउस होल्ड्स ने यहाँ पर खर्चा करा, और जो हाउस होल्ड्स ने यहाँ पर खर्चा करा वही इनकी गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू है। आप मेरी बात समझ गए। ये तीनों चीज़ों को आपको एकदम साथ में जोड़ लेना है, तो सारे के सारे आपके एकदम चीज़ें क्लियर हो जाएगी। वापस से एक बार देख लीजिए, हाउस होल्ड ने कमाया क्या, पॉइंट सी। हाउस होल्ड ने कितना क्या कमाया, सी पॉइंट पे आप कुछ भी रख लीजिए, कोई भी नंबर रख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए 100 रुपया रख लीजिए, कोई बात नहीं। तो पॉइंट सी पे हाउस होल्ड ने 100 रुपया कमा रहे हैं, यानी कि सी की वैल्यू 100 रुपया है, तो हाउस होल्ड के पास कितना आ गया, 100 रुपया आ गया। अब हाउस होल्ड वो 100 रुपये को खर्चा कर रहे हैं केवल केवल एक चीज के ऊपर, किसके ऊपर भाई, फर्म्स के ऊपर, और वो आ गया यहाँ पर ए मान लीजिए। तो C इज इक्वल्स टू ए, मैं बोल चुका हूँ, नो सेविंग, नो टैक्सेशन, नो अदर सोर्स ऑफ एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। तो C इज इक्वल्स टू ए हो गया। अच्छा, और आप पूछ रहे हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हुए हैं फर्म द्वारा, है ना, इस इकोनॉमी के अंदर, इस इकोनॉमी के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उनकी क्या वैल्यू है, तो मैं बोल दूंगा दैट इज इक्वल्स टू बी। अब बी क्या है, तो आपको मैंने पूछ लिया, अगर भाई आपने 10 रुपए का मोमो खरीदा है तो मोमो की क्या वैल्यू है, तो आप बोलोगे 10 रुपया। अब मैं आपको पूछा 10 रुपए का वड़ा पाव खाया है तो वड़ा पाव की क्या वैल्यू है, तो आप बोलोगे 10 रुपया। तो वही वाली बात हो गई कि जो भी आपने जो खर्चा करा तो उसी तो वही तो वैल्यू हो गई गुड्स एंड सर्विसेज की। वही चीज यहाँ पर बड़े बड़े पैराग्राफ के अंदर अंग्रेजी में लिख रखी है, सिंस द वैल्यू ऑफ एक्सपेंडिचर मस्ट बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, है ना। वैल्यू ऑफ एक्सपेंडिचर, वैल्यू ऑफ एक्सपेंडिचर क्या हुआ, ये आपका हो गया ए, ठीक है ना। मस्ट बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मतलब क्या हो गया आपका पॉइंट बी। वी कैन इक्विवेलेंटली मेजर द एग्रीगेट इनकम बाय कैलकुलेटिंग द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म। अभी मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं, यहां पर इन लोगों ने क्या बोला कि सपोज कर लीजिए कि हम एग्रीगेट इनकम कैलकुलेट करना चाहते हैं। एग्रीगेट इनकम किसका, किसी का भी, हाउस होल्ड का एग्रीगेट इनकम या फर्म का एग्रीगेट इनकम। तो हमारे को जब हमने ये आइडेंटिटी एस्टेब्लिश कर दी है, करेक्ट,
तो हमारे को अगर सपोज कर लीजिए कि एग्रीगेट इनकम ऑफ द हाउस होल्ड निकालना है, यानी कि सी निकालना है, ठीक है, या फिर हमारे को एग्रीगेट इनकम ऑफ फर्म निकालना है, यानी कि मान लीजिए बी निकालना है, या फिर मान लीजिए हमारे को जो है सॉरी ए निकालना है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, और जो भी वो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड होगी वही हाउस होल्ड की इनकम है और वही जो है फर्म की इनकम है। ये पूरी का पूरी जो मेरा डिस्कशन चलता आ रहा है लास्ट 15-20 मिनट से, वो मैं आपको इसी पॉइंट के ऊपर लेकर जा रहा हूँ और आगे मैं आपको जीडीपी की तरफ मोड़ने वाला हूँ, जो कि वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट है, लेकिन जिसको मैं एकदम सिंप्लीफाइड तरीके से आपके हाथ में रख देने वाला हूँ, ठीक है ना। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि वैल्यू ऑफ एक्सपेंडिचर मस्ट बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर हमारे को एग्रीगेट इनकम कैलकुलेट करनी है तो हम क्या देख सकते हैं कि जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करे गए हैं इकोनॉमी के अंदर उसकी क्या वैल्यू है, ठीक है। When the aggregate revenue received by the firms is paid out to the factors of production, it takes the form of aggregate income। तो देखिए ये सारी चीज़ें घूम फिर के बात एक ही आने लग रही है कि ये जो C इक्वल्स टू A इक्वल्स टू B है, तो ये आपका C क्या हो जाता है, ये हो जाती है आपकी एग्रीगेट इनकम, ठीक है, ए आई इसको लिख देते हैं। आपका ए क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपका एग्रीगेट, इधर रेवेन्यू उसको बोल दीजिए एग्रीगेट रेवेन्यू। अगर फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बोल दीजिए आप इसको, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। और ये बी क्या है, दिस बी इज द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड सिंस द सेम अमाउंट ऑफ मनी। देखिए इधर 100 रुपया जो हाउस होल्ड ने कमाया वही 100 रुपये को यहाँ पर खर्च करा और 100 रुपये के बदले में क्या लिया, गुड्स एंड सर्विसेज लिए, तो वही 100 रुपया घूमता जा रहा है। सेम अमाउंट ऑफ मनी यानी कि सेम अमाउंट ऑफ दैट 100 रुपीज रिप्रेजेंटिंग द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज मूविंग इन अ सर्कुलर वे। अगर हमारे को एस्टिमेट करना है एग्रीगेट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ ईयर, हम मेजर कर सकते हैं एनुअल वैल्यू ऑफ द फ्लो एट एनी ऑफ द डॉटेड लाइंस इंडिकेटेड इन द डायग्राम। सिंप्लीफाइड भाषा में अगर मैं आपको बोलूं कि अगर मुझे देखना है कि एक इकोनॉमी के अंदर एक साल में जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उनकी क्या वैल्यू है, मुझे ये निकालना है सपोज, तो मैं कोई भी एरो के ऊपर मेजरमेंट ले सकता हूँ और मेरे को मालूम पड़ जाएगा कि क्या जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उसकी क्या वैल्यू है। हमारे 2 सेक्टर मॉडल के अंदर यही चीज़ हमने साबित कर दी थी कि फैक्टर पेमेंट्स जो हाउस होल्ड्स के पास आया वही हाउस होल्ड्स ने जो है फर्म्स के ऊपर खर्चा करा, राइट, और फर्म्स ने उस खर्चे के बदले के अंदर वो जो फर्म के पास रेवेन्यू आया उसके बदले के अंदर फर्म्स ने गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड्स को सप्लाई कर दिए, राइट। अब अगर मुझे निकालना है कि what is the value of the total value of the goods and services produced in the economy, तो मैं क्या करूंगा कि या तो मैं ये देख लूं कि कितना कमाया हाउस होल्ड्स ने क्योंकि खर्चा वही करा, या फिर मैं ये देख लूं कि हाउस होल्ड्स ने कितना खर्चा करा, या फिर मैं ये देख लूं कि जो फर्म्स ने प्रोड्यूस करा उसकी क्या वैल्यू है। ये कोई भी एरो को मैं अगर मेजर कर लेता हूं, चाहे वो ये वाला एरो हो, चाहे वो ये वाला एरो हो, या चाहे वो ये वाला एरो हो, बात मेरे को घूम फिर के वही मालूम पड़ जाएगी कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी वैल्यू क्या है। और यही आ जाता है दोस्तों हमारा जीडीपी। व्हाट इज जीडीपी, वो मैं आपको बताता हूँ। जीडीपी इज नथिंग बट द मनी वैल्यू, ठीक है, जीडीपी इज नथिंग बट द मनी वैल्यू एमवी ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, एफजीएस, मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज पीबी ऑफ माय कंट्री, ठीक है ना। तो ये इसको आप कैसे भी अपने हिसाब से याद कर लीजिए, कॉन्सेप्ट है, याद करवाने के अंदर मैं ज़्यादा फेवर में नहीं रहता हूँ क्योंकि जो चीज़ें याद होती है वो भूल भी जाती है, लेकिन जो चीज़ें समझ ली गई है वो कभी ज़िंदगी में नहीं भूली जाती है। जीडीपी क्या होता है, मनी वैल्यू ऑफ all the final goods and services produced within the political boundaries of a country, right। आपको ये चीज़ बहुत क्लियर होनी चाहिए कि what is the meaning of final goods and services। आई होप आपको ये चीज़ मालूम है, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमने हमारे क्रैश कोर्स के अंदर बहुत डिटेल के अंदर डिस्कस करा है और एनसीईआरटी वगैरह के अंदर भी काफ़ी आसानी से अवेलेबल है, हर स्टैंडर्ड बुक के अंदर अवेलेबल है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब क्या होता है। तो ये हो जाता है हमारा जीडीपी। तो यदि हमारे को जीडीपी निकालना है यानी कि जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है, यानी कि ये जो एफजीएस है हमारे को ये निकालना है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की मनी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं देख सकता हूं कि हाउस होल्ड्स ने क्या कमाया, क्योंकि जो कमाया वही फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर खर्चा करा जाएगा, या मैं ये देख सकता हूं कि हाउस होल्ड्स ने क्या खर्चा करा, वही जो खर्चा करा वही फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू है, या फिर मैं ये देख सकता हूं कि जो फर्म्स ने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करे उसकी क्या वैल्यू है। तो कोई भी तीनों एरो में से कोई भी एरो को मैं अगर मेजर कर लेता हूं तो मुझे मालूम पड़ जाएगा कि
कि व्हाट इज द मनी वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री, यानी कि मेरे को क्या मालूम पड़ जाएगा दोस्तों, मेरे को मालूम पड़ जाएगा जीडीपी। तो जितनी भी रामायण मैंने अभी तक करी थी, 2 सेक्टर मॉडल स्टार्ट करा था मैंने आपको, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके समझाया था, फिर उसके बाद मैंने आपको एक और डायग्राम दिखाया था, फिर मैंने आपको दूसरा डायग्राम दिखाया था, फिर मैंने आपको इस स्लाइड के ऊपर लेकर आया था, फिर मैंने ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जीडीपी उसके बारे में बात करनी स्टार्ट करी थी। वो सारी बातें मैं इसीलिए कर रहा था ताकि मैं आपको जीडीपी के ऊपर लेकर आ सकूं। और ये जो भी 3 चीज़ें अभी हमने सीखी है, राइट, दीज आर द 3 मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग जीडीपी। समझे आप मेरी बात को? हम क्या कर सकते हैं, वी कैन मेजर द अपर मोस्ट फ्लो एट पॉइंट ए। हम पॉइंट ए के ऊपर जो है फ्लो को मेजर कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या मेजर करेंगे, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ स्पेंडिंग दैट फर्म्स रिसीव्स। एग्रीगेट यानी कि टोटल वैल्यू ऑफ स्पेंडिंग्स दैट फर्म्स रिसीव, ठीक है ना। तो जो हाउस होल्ड ने खर्चा करा, फर्म्स को वो पैसा मिला फॉर द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच दे प्रोड्यूस। अगर ये मेथड से हम जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसको हम कहेंगे एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग जीडीपी। व्हाई इज इट कॉल्ड एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग जीडीपी? आई एम श्योर आप समझ चुके हैं सब लोग। इसको एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग जीडीपी इसलिए कहेंगे क्योंकि हाउस होल्ड्स खर्चा करने लग रहे हैं, फर्म्स को पेमेंट आने लग रही है। एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड्स करने लग रहे हैं, इसीलिए इसको एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग जीडीपी कहेंगे। अगर हम मेजर करना चाहेंगे चीजों को एट पॉइंट बी, तो पॉइंट बी क्या हो गया, ये हो गया। तो कौन सा मेथड बोलेगा इसको? इसमें हमने क्या मेजर करते हैं, एग्रीगेट यानी कि टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म्स। तो ये मेथड को हम बोलेंगे प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड क्यों? क्योंकि जो भी फर्म प्रोड्यूस करने लग रही है प्रोडक्ट, या मान लीजिए प्रोडक्ट ही प्रोड्यूस करने लग रही है, सर्विस को भी प्रोडक्ट बोल देते हैं एक बार, ठीक है ना। तो जो भी प्रोडक्ट्स जो है फर्म प्रोड्यूस करने लग रही है फाइनल वाले, उनकी जो भी मनी वैल्यू है वो हम लोग पॉइंट बी के ऊपर नापने लग रहे हैं, उसको हम इस मेथड को हम कहेंगे प्रोडक्ट मेथड। और तीसरा कौन सा हो गया हमारा, ये हो गया पॉइंट सी। पॉइंट सी के ऊपर अगर हम चीज़ों को मेजर करने लग रहे हैं तो हम उसको कहेंगे इनकम मेथड। क्यों कहेंगे इसको इनकम मेथड? क्योंकि ये पॉइंट सी क्या दिखाने लग रहा है, ये फैक्टर पेमेंट है, यानी कि जो हाउस होल्ड्स की जो इनकम है, हाउस होल्ड्स की जो इनकम है वो आपको ये एरो के थ्रू दिखाई देने लग रही है। हाउस होल्ड्स को इनकम क्यों मिलने लग रही है? क्योंकि हाउस होल्ड्स ने फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करी थी कि बदले में हाउस होल्ड्स को इनकम मिलने लग रही है। और इस एरो के ऊपर यदि हम मेजरमेंट लेते हैं तो उसको हम कहेंगे इनकम मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग जीडीपी। और जीडीपी क्या होता है वो मैं आपको पीछे बता चुका हूं, मनी वैल्यू ऑफ all the final goods and services produced within the political boundaries of my country India। आप मेरी बात समझ रहे हैं, राइट? तो इस प्रकार से आप सारी चीज़ों को समझ लीजिए। कोई भी डाउट है कमेंट करके बिल्कुल भी हिचकिचाइएगा मत, पूछ लीजिएगा, आपको जवाब मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू एडेड, और बहुत शानदार शानदार तरीके से समझाऊंगा। अब देखिए सपोज कर लीजिए आप फार्मर हो, ठीक है ना। आपके पास क्या है, ट्रैक्टर है, आपके पास सीड है, नहीं ये फर्टिलाइजर हो गया, ये सीड हो गया, आपके पास पानी है, औजार है, दुनिया भर की आपके पास चीज़ें हैं। ये हो गया आपके इनपुट्स, ठीक है ना। ये इनपुट्स को आपने यूज़ करा और आपने क्या करा, शुगर केन ग्रो करा और बढ़िया शुगर केन आपने प्रोड्यूस कर लिया, एकदम बढ़िया में बढ़िया, बेस्ट में बेस्ट, ठीक है। इसको उठा के आपने मिल को दे दिया, मिल ने क्या बना दिया, उसके अंदर से शुगर बना दिया। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो आपने ये जितना भी सारा सामान यूज़ करा, जितना भी आप इधर टोटल सामान देखने लग रहे हैं, इसको आपने यूज़ करके जो आपने गन्ना उगाया, उस गन्ने को आपने जो बेचा, तो ये सारी जितनी भी चीजें आपने खरीदी, चाहे मान लीजिए ट्रैक्टर सर्विसेज लिए आपने, या आपने फर्टिलाइजर लिया, सीड्स लिए, पानी लिया, औजार लिया, जितनी भी आपने चीजें यूज करी, राइट, वो सारी चीजों को यूज करके आपने गन्ना प्रोड्यूस करा। तो जो आपने गन्ने को जिस भाव में बेचा होगा, उस भाव के अंदर आपको इसका सारा कॉस्ट मिल गया रहेगा, प्लस आपको प्रॉफिट मिल गया रहेगा। मान लीजिए आपने गन्ने को जो है एफआरपी पे बेचा, यानी कि फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस के ऊपर बेचा। फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस यानी कि आपने अपना पूरा खर्चा तो निकाला ही निकाला, प्लस आपको कुछ मिला भी, ठीक है। और आपने उठा के वो चीज को जो है शुगर मिल को बेच दिया, उस गन्ने को शुगर मिल ने उसके अंदर से शुगर बना दिया। तो देखिए आज अगर अपन देखें तो इन चीज़ों की वैल्यू, ये जो हमारी चीज़ें हैं, ये स्टेप 1 हो गया, ये स्टेप 2 हो गया, ठीक है, और ये हमारा हो गया स्टेप 3। तो स्टेप 1 के ऊपर जो आइटम है, क्या वो मेरे मिठाई वाले की जो मान लीजिए मीठा प्रोड्यूस करने की रिक्वायरमेंट है, उसको ये फुलफिल कर सकता है? स्टेप 1 के ऊपर की जो चीज़ें हैं, क्या मेरे को अगर चाय बनानी है, कॉफ़ी बनानी है, तो क्या मैं स्टेप 1 पे रखी हुई चीज़ों को यूज़ करके चाय कॉफ़ी बना सकता हूँ? नहीं बना सकता हूँ। अगर आपको सीरा बनाना है घर में, गाजर का हलवा बनाना है, कुछ भी बनाना है, तो क्या आप स्टेप 1 के अंदर रखी गई चीज़ों को यूज़ करके आप अपना ये सारी चीज़ें बना सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं बना सकते। क्या आप गन्ने को
यूज़ करके चाय में डाल सकते हैं मीठापन प्रोड्यूस करने के लिए? क्या आप गन्ने को यूज़ करके हलवे में डाल देंगे मीठापन प्रोड्यूस करने के लिए? लेकिन क्या आप शक्कर को यूज़ कर सकते हैं सारी चीज़ों के लिए? बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। तो यही होता है वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन का मतलब ये है कि एक ऐसे सेट ऑफ चीज़ों को कन्वर्ट करना इनटू ऐसे सेट ऑफ चीज़ों के अंदर जो कि कंज्यूमर की नीड को फुलफिल कर सके, जो फाइनल कंज्यूमर उसकी नीड को फुलफिल कर सके। एक और एग्जांपल देता हूं आपको। देख लीजिए ये आपका कॉटन, ये अपना जो है फार्मर है, इसके हाथ में मान लीजिए ये व्हीट है। आपको भूख लग रही है, मैं आपको दे दूंगा ये लो खा लो इसको। खाओगे? नहीं खाओगे। आप बोलोगे पागला गए हो क्या? अगर देना ही होता तो चक्की फ्रेश आटा दे दिए होते थे। बेस्ट काम तो ये था रोटी बनाकर दे दिए होते थे। मैंने आपको उठाकर दे दिया, ये आप उठा के मेरे सर पे वापस मार दोगे इसको। तो मैं आपको क्या बोला, सॉरी, मैं इसको दे दिया कि भाई बेकरी के अंदर दे देते हैं, बेकरी वाला आटा वाटा बनाएगा, टोटल ब्रेड व्रेड बनाएगा, केक वेक बनाएगा, बढ़िया में बढ़िया, है ना, और वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको ला कर देता हूँ, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या हुआ कि स्टेप 1 के ऊपर ये था, स्टेप 2 के ऊपर ये था, स्टेप 3 इसका जो प्रोडक्ट निकला वो ये निकला। समझे आप मेरी बात को? तो हर एक स्टेप के थ्रू जो हम जाने लग रहे हैं, तो हम क्या करने लग रहे हैं कि जो हमारा रॉ मटेरियल है उसको हम लोग ऐसे प्रोसेस करने लग रहे हैं, ऐसे कन्वर्ट करने लग रहे हैं, ऐसे चेंज करने लग रहे हैं सच दैट कि वो कंज्यूमर की फाइनल नीड्स को, कंज्यूमर की नीड्स को फुलफिल कर सके। कंज्यूमर की नीड्स फुलफिल करना ही सबसे इंपॉर्टेंट काम है, कंज्यूमर की नीड्स फुलफिल करना ही इकोनॉमी का काम है, राइट। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करी गई है कि इन सारी चीज़ों का टोटल भाव निकालिए, इस गन्ने का भाव निकालिए, इस शुगर का भाव निकालिए। शुगर का भाव काफ़ी ज़्यादा रहेगा। क्यों? शुगर के भाव के अंदर गन्ने का भाव इन्वॉल्व है। शुगर का भाव ज़्यादा इसलिए रहेगा क्योंकि शुगर के भाव के अंदर सारी चीज़ों का भाव इन्वॉल्व है। ट्रैक्टर सर्विसेज का भाव इन्वॉल्व है, सीड्स का इन्वॉल्व है, फर्टिलाइज़र का इन्वॉल्व है, पानी का इन्वॉल्व है, औजार का इन्वॉल्व है, आपकी मेहनत इन्वॉल्व है, आपकी मजदूरी इन्वॉल्व है, सारी चीज़ इन्वॉल्व है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप बिजनेसमैन बन जाइए, आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। आप बिजनेसमैन बन जाइए और सपोज कर लीजिए कि आपने एक जो है डोसा बनाने का आपने काउंटर खोल रखा है, ठीक है। अब आप मेरे को एक बात बताइए, मैं आपको बोलने लग रहा हूँ कि जो आप रवा खरीद के लेकर आ रहे हैं, ठीक है ना, वो रवे का भाव 100 रुपया किलो है, और जो आप उसके साथ सब्जियां दुनिया भर की लेकर आ रहे हैं, सपोज कर लीजिए टोटल उनका जो आपने खरीदा वो 200 रुपया पर केजी के हिसाब से आपने सब्जी लेकर आ गए, 25,000 प्रकार की सब्जी आपने लेकर आ गए। आप सिलेंडर लगा दिए, आपने लाइट वाइट लगा दी, राइट, और आपने अपना काउंटर चालू कर दिया डोसा बनाने का, और आप फटाफट डोसा बनाने लग रहे हैं, मसाला डोसा, मैसूर मसाला सब बनाने लग रहे हैं, बढ़िया में बढ़िया, ठीक है। अब आप उसको किस भाव में बेचेंगे? आप क्या भाव में बेचेंगे उसको? आप खुद लॉजिकली बता दीजिए। अगर किसी को भूख लगी है आप उसको रवा तो देंगे नहीं, अगर किसी को भूख लगी है आप उसको कच्ची सब्जियां तो देंगे नहीं। आप उसको प्रोसेस करके सारी चीज़ें करके आप उसको डोसा बना के फाइनल गुड देने लग रहे हैं, और वो सामने वाला इंसान खाने लग रहा है। आपकी मेहनत करने के नाम का, आपको रवा खरीद के लाने के नाम का, है ना, गैस लगाना, चूल्हा लगाना, लाइटिंग लगाना, दुकान लेना, दुकान भाड़े पे लगाना, सारी चीज़ें करना, सारी चीज़ों का आपने कॉस्ट इनकर करा है। तो आप क्या सोचेंगे कि अगर मैंने महीने का मान लीजिए 500 डोसा बेच दिया एट द रेट ऑफ लेट अस से ₹50, तो मेरे को मेरा सारा पैसा बाहर निकल के आ जाएगा। तो 500 मल्टीप्लाइड बाय 50 कितना हुआ? 25,000 रुपया मान लीजिए आपका टोटल महीने का खर्चा है, जिसके अंदर आपका सारा रॉ मटेरियल भी आ जाता है, जिसमें आपका सारा लेबर भी आ जाता है, जिसके अंदर सारा जगह का भी कॉस्ट आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। 25,000 रुपये में ब्रेक इवन हो जाता है। तो 500 डोसा 50 रुपये के हिसाब से बिका तो अपना काम हो जाएगा। उसके ऊपर एक्स्ट्रा बिकेगा, अपना वो प्रॉफिट आ जाएगा, करेक्ट। और अगर इसी को हम लोग ने 100 रुपया कर दिया इस डोसे के प्राइस को, तो हमारा तो जो है और भी ज़्यादा आसानी से आ जाएगा। बट द पॉइंट इज़ व्हाट कि जो डोसे का प्राइस है वो प्राइस ऐसे कैलकुलेट करा गया है सच दैट कि उसके सारे इनपुट्स का जो प्राइस है, जो पे करा गया है, उसको रिकवर करा जा सके। ये चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे काम आने वाली, इसको आपको याद रखना है। बट आई होप आपको समझ में आने लग रहा है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वैल्यू एडेड, कि प्रोडक्ट्स के ऊपर हम वैल्यू ऐड करने लग रहे हैं। हर स्टेप, चाहे वो ये वाले स्टेप हो जिसके थ्रू हमने गए, या ये वाला स्टेप हो जिसके थ्रू हमने गए, तो हर स्टेप के अंदर हम वैल्यू एडिशन करने लग रहे हैं। और फाइनल जो प्रोडक्ट तैयार होने लग रहा है, चाहे वो हमारी शुगर हो या चाहे वो हमारे बेक्ड प्रोडक्ट्स हो, वो कंज्यूमर की नीड को सेटिस्फाई कर सकते हैं, जो कि इनिशियल वाले स्टेजेस के अंदर जो रॉ मटेरियल यूज़ करे जाते हैं उनको बनाने के लिए वो सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं। ये जो मैं कॉटन का शर्ट पहन के बैठा हूँ, अगर मेरे को क्लोथिंग की रिक्वायरमेंट और कोई मेरे को बोले कि ये लो भाई कॉटन का बॉल यानी कि जो कॉटन प्लांट के ऊपर जो कॉटन फाइबर ग्रो होता है उसको BOLL बोल बोलते हैं, कॉटन बोल।
तो मेरे को किसी ने कॉटन बॉल दे दी 1 किलो, ये लो भाई पहन लो। अरे भाई मैं कॉटन बॉल में कोई गांधी जी तो हूँ नहीं कि चरखा चला के मतलब कर लूंगा, उनको आता था, मेरे को नहीं आता, किसी ने सिखाया नहीं। मेरे को तो कपड़ा चाहिए ना, मेरे को कॉटन थोड़ी चाहिए। तो कॉटन मस्ट पास थ्रू द स्पिनिंग मिल, थ्रू द वीविंग मिल, थ्रू द प्रोसेसिंग मिल, थ्रू द प्रिंटिंग मिल, थ्रू द गारमेंट यूनिट, शुड कम टू द रिटेलर, रिटेलर शुड ऑफर मी अ डिस्काउंट एट सेल प्राइस एंड देन आई विल गो एंड बाय द शर्ट। तो ये होता है वैल्यू एडिशन। ये शर्ट मेरी नीड को सेटिस्फाई कर सकता है, कॉटन का बॉल मेरे हाथ में थमा दिया तो वो मेरी नीड को सेटिस्फाई नहीं करने वाला है। आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ वैल्यू एडेड। मूविंग अहेड, लेट अस टॉक अबाउट द फर्स्ट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग जीडीपी एंड दिस मेथड इज कॉल्ड प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। नेशनल इनकम तक मैं आपको आगे लेकर चले जाने वाला हूँ, डू नॉट वरी, लेट अस टॉक अबाउट जीडीपी। अब हम मान लेंगे कि देयर आर टू इकोनॉमिक एजेंट्स इन द एंटायर इकोनॉमी, देयर आर ओनली टू पीपल, लेट अस से वन देयर इज अ फार्मर एंड वन देयर इज अ बेकर। ये दो ही है, ठीक है ना। फार्मर क्या कर रहा है, वीट प्रोड्यूस करने लग रहा है और उस वीट की वैल्यू 100 रुपया मानेंगे। एक और चीज आप ये मानेंगे कि कोई इंटरमीडिएट गुड्स फार्मर यूज नहीं करने लग रहा है, यानी कि जो कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स यानी कि वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स यानी कि वैल्यू ऑफ इनपुट्स यानी कि वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल्स इज जीरो। तो फार्मर ने कितना वैल्यू एडिशन करा। वैल्यू एडिशन का मतलब क्या होता है, वैल्यू एडिशन का मतलब ये होता है, वैल्यू एडिशन का फॉर्मूला इज वैल्यू एडिशन इज इक्वल्स टू जो भी आपने गुड्स प्रोड्यूस करे, राइट, उसकी क्या प्राइस है, उसकी क्या वैल्यू है, गुड्स की जो आपने प्रोड्यूस करा उसकी क्या वैल्यू है, माइनस द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, राइट। ये होता है आपका वैल्यू एडिशन। सो वैल्यू एडिशन इज इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड माइनस द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल्स यूज्ड या वैल्यू ऑफ इनपुट्स यूज्ड या वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स यूज्ड, कुछ भी आप बोल सकते हैं वहां पर एक बार के लिए। तो दैट इज कॉल्ड वैल्यू एडिशन। तो ये भाई ने जो वीट प्रोड्यूस करी उसकी वैल्यू 100 रुपया है और उसने क्या यूज करा, 100 रुपये की वीट प्रोड्यूस करने के लिए। हम अज्यूम कर रहे हैं उसने कुछ यूज नहीं करा, ऐसा नहीं होता है आप बोलेंगे, लेकिन हम अज्यूम कर रहे हैं। तो हमने अज्यूम करा कि उसने सिंस कुछ भी यूज नहीं करा है तो वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स या इनपुट्स यूज इज जीरो। सो व्हाट इज द वैल्यू एडिशन डन बाय फार्मर, 100। ओके, फार्मर 50 रुपए का वीट जो खुद खा जाता है, यानी कि आधा जो कमाया, आधा जो उगाया वो उसने खुद खा लिया और खुद के फैमिली के लिए रख लिया, और जो 50 रुपए का आधा वीट है उसने बेकर को बेच दिया। तो 50 रुपया बेकर ने जो है फार्मर को दे दिया, ठीक है ना। अब बेकर क्या करेगा, बेकर यूजिंग द वीट परचेस्ड फ्रॉम द फार्मर, तो उसने क्या करा, वीट जो उसने परचेज करी थी उसने ब्रेड बनाई और उस ब्रेड को उसने 200 रुपये में बेच दिया, ठीक है ना। तो अब बेकर का वैल्यू एडिशन क्या है, बेकर का जो फाइनल गुड है यानी कि ब्रेड है उसका जो है क्या वैल्यू है, 200 रुपया है, ठीक है ना। तो जो 200 रुपया उसका वैल्यू है बेकर के प्रोडक्शन का, तो उसने इंटरमीडिएट गुड्स क्या यूज करे बेकर ने या इनपुट्स जो यूज करे उसकी क्या वैल्यू है, उसकी वैल्यू है 50 रुपया। तो व्हाट इज द वैल्यू एडिशन डन बाय द बेकर, द वैल्यू एडिशन डन बाय द बेकर इज नथिंग बट 200 माइनस 50 इज इक्वल्स टू 150। कोई भी डाउट है पूछना जरूर। 100 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 100, 200 माइनस 50 इज इक्वल्स टू 150। वाई 100 माइनस 0, 100 इज द वैल्यू ऑफ फाइनल जो भी इसने गुड्स प्रोड्यूस करे थे जो उसका ये है, और जीरो क्या है, वैल्यू ऑफ द इनपुट्स यूज्ड। दूसरी बात, बेकर के अंदर क्या हो गया, जो भी उसने ब्रेड प्रोड्यूस करी थी उसकी वैल्यू क्या है 200, और जो उसने इनपुट्स यूज करे थे उसकी वैल्यू क्या है 50। 200 माइनस 50 इज इक्वल्स टू 150। आगे बढ़ते हैं, टेबल देखेंगे हम पहले, उसके बाद ऊपर वाली चीजें देखेंगे। देखिए, तो वैल्यू एडेड बाय फार्मर कितना है, 100 है, 100 रुपये वाली बात। वैल्यू एडेड बाय बेकर कितना है, 150 है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। दोनों ने मिलाकर कितना वैल्यू एडिशन दिया, अगर फार्मर प्लस बेकर देखूं तो दोनों ने मिलाकर कितना वैल्यू एडिशन दिया, तो वो हो जाता है 250, लेकिन उसको आगे रखेंगे। तो पॉइंट कैसा है, टोटल वैल्यू एडेड, तो टोटल वैल्यू एडेड इन दिस मॉडल कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 250। It is very important to subtract the value of intermediate goods used from the final value of goods produced while calculating value added। देखिए पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट नोट करने का है, हम यह बोल रहे हैं कि टोटल वैल्यू एडेड इन द इकोनॉमी इज 250। वाई 250, हम इधर ऐड करके बोल देते ना 300 रहे तो 300 बोलते हैं ना, क्या मजा आएगा ना, बड़ा बड़ा नंबर लगेगा, अच्छा लगेगा। गलत नंबर भी तो बेकार लगता है ना, बड़ा नंबर लगने से क्या अच्छा हो जाता है, अगर वो नंबर गलत है तो वो बेकार नंबर है। पॉइंट ये है कि 100 रुपया इज द वैल्यू एडिशन बाय फार्मर, राइट, लेकिन वो 100 रुपये का जो वैल्यू एडिशन डन बाय फार्मर है, ठीक है ना, तो वो बेकर 50 रुपये का इनपुट उससे खरीद के लेकर आने लग रहा है, और उस 50 रुपये के इनपुट जो उसने खरीद के लाया है उसके ऊपर जो उसने प्रोसेसिंग करी,
व्हीट को उसने ब्रेड में कन्वर्ट करके 200 में बेचा, तो व्हीट 0 से स्टार्ट करके थोड़ी 200 पे पहुंचा बेकर। बेकर जो है 50 से स्टार्ट करके 200 पे पहुंचा। 50 रुपए का आइटम उसके पास उसके हाथ में फार्मर ने दिया और उस 50 रुपए के आइटम को उसने 200 रुपए के अंदर कन्वर्ट करा। तो वैल्यू एडिशन कितना करा? उसने 150 रुपए का वैल्यू एडिशन करा। तो हमारे इस इकोनॉमी के अंदर 100 रुपए की व्हीट प्रोड्यूस हुई, ठीक है ना, और उस व्हीट के एक पार्ट के ऊपर वैल्यू एडिशन हुआ जो ब्रेड में कन्वर्ट हो गया मान लीजिए, और उसके ऊपर जो जो वैल्यू एडिशन हुआ, जो ब्रेड में उसका कन्वर्जन हुआ, उसकी वजह से उसके ऊपर 150 रुपये भाव चढ़ गया। तो टोटल वैल्यू एडिशन कितना हो गया इकोनॉमी के अंदर? 250 ही हुआ ना। टोटल वैल्यू एडिशन 300 तो हुआ नहीं। अगर मान लीजिए 300 कब होता कि 50 रुपए का इनपुट यूज करके, 50 रुपए की व्हीट यूज करके, जो आपका ये है कौन है, जो आपका कौन है ये बेकर है, बेकर ने अगर 250 रुपये में बेचा होता ब्रेड, 50 का 250 करा होता, तो 200 रुपया वुड हैव बीन द वैल्यू एडिशन बाय द बेकर, 100 रुपया वुड हैव बीन द वैल्यू एडिशन बाय फार्मर, ठीक है ना। तो जाके आपका बन जाता था 300 का। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट टू सब्ट्रैक्ट द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स फ्रॉम द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस वाइल कैलकुलेटिंग वैल्यू एडेड, ठीक है ना। तो आपको इसी चीज को मैं एक और तरीके से दिखाता हूं यहाँ पर, ठीक है ना। value of wheat in bundle 2 has been incorporated as value added by farmer. Same wheat in bundle 2 is intermediate goods for baker. Value of wheat bundle 2 must be counted only once, and that is why it was important to subtract 50 from rupees 100 in thought 4. The point is that अगर आपने ये सब्ट्रैक्शन नहीं करा तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। डबल काउंटिंग का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पर आप देख लीजिए। सपोज कर लीजिए कि इस बड़े कॉम्प्लिकेटेड से इकोनॉमी के अंदर मान लीजिए कि ऊपर वाला जो हमारा ये शुगर केन वाला है, आप केवल इसके ऊपर ध्यान दीजिए, इस पॉइंट के ऊपर तक ही ध्यान दीजिए, फर्स्ट वाले के ऊपर। पॉइंट इसके अंदर ऐसा है कि सपोज कर लीजिए कि आपकी इकोनॉमी में केवल शुगर प्रोड्यूस हो रही है और कुछ प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। मैं आपको पूछता हूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड इन योर इकोनॉमी। मैंने आपको पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी, ठीक है ना। मैं आपको पूछता हूं कि व्हाट इज द जीडीपी ऑफ योर इकोनॉमी। तो आप कब मेरे को क्या बोलेंगे? आपने मेरे को जीडीपी मैंने आपको पूछा, राइट। तो आप मेरे को बोलेंगे जीडीपी का मतलब, आप मेरे को समझाएंगे। तो आप मेरे को क्या समझाएंगे? देखिए सर, जीडीपी क्या होता है? मनी वैल्यू, ठीक है ना, ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स, है ना, प्रोड्यूस्ड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज, है ना, इन माई कंट्री इंडिया। ये आप मेरे को बता देंगे जीडीपी का मतलब। कि जीडीपी जब आप पूछते हैं ना सर, तो हम ना फाइनल गुड्स जो होते हैं ना, फाइनल गुड्स, उसकी वैल्यू, उसकी जो मनी वैल्यू है ना, उसको टोटल मार लेते हैं और वो नंबर आपको बता देते हैं। तो मैं बहुत इंप्रेस हो जाऊंगा क्योंकि आपने डेफिनेशन एकदम सही बता दिया। अब मैं आपको बोला बता दो जरा जीडीपी क्या है, कैलकुलेट करके बता दो जरा जीडीपी क्या है। तो आपने बोला हाँ ठीक है जीडीपी क्या है, मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ। तो आपने क्या करा कि आपने ये ट्रैक्टर, ये है ना, ये फर्टिलाइज़र, ये सीड, ये औजार, ये पानी, है ना, और ये गन्ना और ये शुगर केन, ये सारी चीज़ों को आपने जो है एक इकट्ठा करा लिस्ट के ऊपर, और इन सारी चीज़ों की जो भी वैल्यू है इनका टोटल मार के मेरे हाथ में थमा दिया। तो मैंने आपको बोला सर आपने क्या करा, बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं आपको बोलूँगा कि सर आपने क्या करा कि आपने डेफिनेशन तो सही दे दिया, फाइनल गुड्स की मनी वैल्यू को जो है कैलकुलेट करते हैं, जो भी मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स है दैट इज द जीडीपी। तो जो फाइनल गुड है वो तो शुगर हो गई ना, क्योंकि ये बाकी सब तो इंटरमीडिएट गुड्स है, ये बाकी सारे तो इनपुट्स हैं, है ना। मैं आपको बोल चुका हूँ आप बिजनेसमैन हो, तो अगर आप फार्मर हो, आप बिजनेसमैन हो, तो आपने जितने भी इनपुट्स यूज करे हैं वो सारे इनपुट्स को आपने कैलकुलेट करा, अपने खर्चे को आपने कैलकुलेट करा, और उस खर्चे के ऊपर आपने अपना प्रॉफिट जोड़ के गन्ना बेचा मार्केट के अंदर। जिस मिल ने गन्ना खरीदा उस मिल ने क्या करा कि जो गन्ने का परचेसिंग प्राइस है, गन्ने को शुगर में कन्वर्ट करने का कॉस्ट है, सारी चीज़ों को देखा, कैलकुलेट करा, अपना प्रॉफिट जोड़ा, उसके बाद जाके उसने शुगर बेची। तो शुगर के भाव के अंदर गन्ने का भाव इन्वॉल्व है, शुगर के भाव के अंदर गन्ने का भाव इन्वॉल्व है। देयरफॉर गन्ने के बीज का, गन्ने के फर्टिलाइजर का, गन्ने के लिए ट्रैक्टर का, गन्ने के लिए पानी का, गन्ने के औजार का जो है भाव इंक्लूडेड है, राइट। तो अगर मैं जीडीपी चाहता हूँ, यानी कि मेरे को मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स जानना है, तो फाइनल गुड तो मेरी शुगर है, तो मेरे को सिर्फ शुगर देख लेना चाहिए, कितना प्रोडक्शन निकला है शुगर का, क्या भाव है पर केजी शुगर का, मल्टीप्लाई करके मेरे को दे देना चाहिए, वो हो गया जीडीपी इन एन इकोनॉमी विच इज प्रोड्यूसिंग ओनली शुगर, लेट अस से। उसके अंदर मैं ऐसे नहीं करूंगा कि दिस इज द प्राइस ऑफ शुगर, दिस इज प्लस द प्राइस ऑफ शुगर केन, प्लस द प्राइस ऑफ ट्रैक्टर, प्लस द प्राइस ऑफ सीड,
प्लस द प्राइस ऑफ फर्टिलाइजर प्लस द प्राइस ऑफ वाटर प्लस द प्राइस ऑफ दिस प्लस द प्राइस ऑफ दैट, ना, बिल्कुल भी ना। क्यों? क्योंकि द प्राइस ऑफ शुगर इंक्लूड्स एवरीथिंग। आप बिजनेसमैन हैं, आप अगर ये सारी चीज़ें आपने यूज़ करी है, दुनिया भर की चीज़ें आपने यूज़ करी है, तो आप जब गन्ना बेचोगे तो ये सारी चीज़ों का प्राइस इंक्लूड करोगे कि नहीं करोगे अपने सेलिंग प्राइस और शुगर केन के अंदर? बिल्कुल करोगे, ठीक है ना। जब आप शुगर केन बेच दी है मिल को, तो मिल शुगर केन खरीद रही है, मिल जब शुगर केन खरीद रही है तो मिल जो है उसको प्रोसेस करके आगे बेचने लग रही है, तो क्या मिल इंक्लूड करेगी कि नहीं अपने कॉस्ट को, अपने रॉ मटेरियल के कॉस्ट को? उसका रॉ मटेरियल का कॉस्ट क्या है? गन्ना। गन्ने के अंदर कौन सा प्राइस इंक्लूडेड था? पीछे वाला प्राइस इंक्लूडेड था। देयरफॉर जो शुगर का प्राइस है मेरे को केवल उससे मतलब है, दैट इज द फाइनल गुड। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए इसमें हमने सबट्रैक्ट करा। ये 200 - 50 मैंने इसीलिए करा था कि जो भी इनपुट यूज करा जाने लग रहा है, जब मैंने बोल दिया कि फार्मर ने 100 रुपए का वैल्यू एडिशन करा है, राइट, तो मैंने 50 रुपए का फार्मर ने खा गया, 50 रुपए का बेकर को बेच दिया, डजेंट मैटर, 100 रुपए का वैल्यू एडिशन हुआ है, एक बार पकड़ लिया मैंने, मतलब पकड़ लिया। और वैल्यू एडिशन कितना हुआ? बेकर ने 150 रुपए का वैल्यू एडिशन हुआ, हाँ, तो 150 रुपये ऐड कर दो। अब मान लीजिए कि यहाँ पर फार्मर है, यहाँ पर बेकर है, यहाँ पर मैकेनिक है, यहाँ पर इंजीनियर है, यहाँ पर लेटस से कोई भी हो, 25,000 प्रकार के और एजेंट्स आप ऐड कर दीजिए, कितने भी एजेंट्स आप ऐड कर दीजिए, समझे आप मेरी बात को। मेरे को कोई मतलब नहीं है क्या होने लग रहा है, मेरे को सिर्फ ये देखना है कि व्हाट इज द वैल्यू एडेड बाय लेट अस से फार्मर, वैल्यू एडेड बाय बेकर, वैल्यू एडेड बाय मैकेनिक, वैल्यू एडेड बाय इंजीनियर। मेरे को सिर्फ और सिर्फ वैल्यू एडेड ऐड करना है, मेरे को क्या मिल जाएगा? टोटल वैल्यू एडेड, और वो मेरे को लेकर जाएगा जीडीपी की तरफ। कैसे लेकर जाएगा मैं आपको आगे बताता हूँ, उसको मैं थोड़ा सा आगे लेकर आऊँगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको और बताता हूँ। अब हमारे को दो वर्ड्स डिस्कस करने हैं, इन्वेस्टमेंट और डिप्रिसिएशन। इन्वेस्टमेंट यानी कि शेयर बाजार के अंदर इन्वेस्टमेंट की बात नहीं हो रही है। इन्वेस्टमेंट यानी कि एफडी आरडी के अंदर इन्वेस्टमेंट की बात नहीं हो रही है। इन्वेस्टमेंट यानी कि जो आजकल फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स बन जाते हैं और ये सब चीज़ों में इन्वेस्ट करवाते हैं, उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। इकोनॉमिक्स के अंदर जब हम इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तब हम बात करने लग रहे हैं पुटिंग मनी इनटू क्रिएशन ऑफ प्रोडक्टिव कैपेसिटीज, पुटिंग मनी इनटू लेट अस से द क्रिएशन ऑफ अ फैक्ट्री। समझे आप मेरी बात को? पुटिंग मनी इनटू क्रिएटिंग समथिंग विच विल हेल्प इन प्रोडक्शन। इस प्रकार की जो इन्वेस्टमेंट है उसके बारे में हम इकोनॉमी में बात करने लग रहे हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जब भी आप इकोनॉमिक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट वर्ड सुनेंगे तो आपके दिमाग में फैक्ट्री आ जानी चाहिए। जिस दिन आपके दिमाग में फैक्ट्री आ जाती है उस दिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर चलेगा। देखिए, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की मैं बात करने लग रहा हूँ, तो ये देखिए कंस्ट्रक्शन वगैरह की मशीनरी के अंदर अगर आपने इन्वेस्ट करा तो उसको हम कहेंगे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का वो पार्ट है। आपने ये प्रकार की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर की जो मशीनें हैं, चाहे वो देखिए ये आपकी प्रिंटिंग टाइप की मशीन हो गई, या आपकी स्टिचिंग टाइप की मशीन हो गई, या आपकी थोड़ी डिज़ाइन टाइप की मशीन हो गई, या आपकी थोड़ी वीविंग टाइप की मशीन हो गई, है ना, ये इसको हम कहेंगे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। ये देख लीजिए ये आपके फार्मिंग इक्विपमेंट्स वाली मशीनरी वगैरह हो गई, ठीक है ना। ये देख लीजिए आपके दुनिया भर के अन्य औजार वगैरह हो गए। ये प्रकार की चीज़ें जो हमारे फैक्ट्रीज लगती है, या जो हमारे प्रोडक्शन कैपेसिटीज को इंक्रीज करती है, जो हमारे को प्रोडक्शन करने के अंदर मदद करती है, ये प्रकार की चीज़ों के अंदर पैसा लगाने को हम इन्वेस्टमेंट यानी कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना, टोटल इन्वेस्टमेंट हम कह रहे हैं इसको। अब इसको हमारे को एक बार आपको इस थॉट को होल्ड पे रखना है। अब आपको समझना है डिप्रिसिएशन मतलब क्या, टूटना फूटना। डिप्रिसिएशन मतलब क्या, टूटना फूटना, टूटना फूटना, टूटना फूटना। क्या टूटा? ये देखिए ये टूट गई ना, ये टूट गया, ये टूट गया, ये टूट गया, ठीक है ना। जब चीज़ें यूज़ होती है तो चीज़ें टूटती भी है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? आपने साइकिल चलाते चलाते तोड़ दी, आपने चाकू की धार को ख़त्म कर दिया काट काट के, आपने जो है सिलाई मशीन जो इतनी यूज़ करी, इतनी यूज़ करी कि उसको अभी स्क्रैप करना पड़ा और उसी जगह पे नई सिलाई मशीन लानी हो। इसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस कर रखी होगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो मशीनें चलते चलते टूट जाती है और उन मशीनों को रिप्लेस करना पड़ता है। वही चीज़ एक इकोनॉमी के अंदर भी ट्रू है कि 10,000 ट्रैक्टर होंगे तो क्या ये पॉसिबल नहीं है कि 500 ट्रैक्टर खराब पड़ गए, उनको चेंज करना पड़ेगा। हमारे इकोनॉमी के अंदर मान लीजिए 10,000 प्रकार के क्रेन है। 10,000 क्रेन में से क्या ये बड़ी बात है कि 500 क्रेन काम करना बंद कर चुके हैं, मेल फंक्शन करने लग रहे हैं, उनको स्क्रैप करना पड़ेगा, उनको रिप्लेस करना पड़ेगा? कोई बड़ी बात नहीं है। 10,000 प्रकार के आपके पास मान लीजिए कि वीविंग मशीन लगी हुई है। 10,000 वीविंग मशीन में से 500 वीविंग मशीन खराब हुई, कोई बड़ी बात नहीं है। 500 मशीन को हमारे को रिप्लेस करना
करना पड़ेगा, यानी कि जो मशीनें टूटी फूटी यानी कि जो डिप्रिसिएशन हुआ उसको हमारे को रिप्लेस करना पड़ेगा। अगर हम नहीं करेंगे तो हमारी प्रोडक्शन क्षमता कम हो जाएगी। ऑब्वियस ही बात है ना, 10,000 ट्रैक्टर काम कर रहे थे, 500 खराब हो गए तो कितने बचे? 9 500। अगर 500 आपने वापस से ऐड नहीं करे तो आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कम हो जाएगी, 9 500 हो जाएगी, राइट। अगले साल मान लो और 500 खराब हो गए, 9,000, वो टाइम पे भी आपने उनको रिप्लेस नहीं करा तो आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या होगी? और कम हो जाएगी। ये थॉट को आप होल्ड करके रखिए। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जैसे ही आप सोचे तो आपके दिमाग में फैक्ट्री आना चाहिए, डिप्रिसिएशन जैसे ही आप सोचे तो आपके सामने दिमाग में टूटना फूटना आ जाना चाहिए, राइट। अब देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ डिप्रिसिएशन, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट, तीनों को मैं ऐड करता हूं और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस क्या होता है आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। नवंबर 2019 के अंदर मान लीजिए कि आपके पास एक गारमेंटिंग यूनिट है आपके पास, और मान लीजिए आपके पास 3 सिलाई मशीन लगी हुई है। आपको लग रहा है कि काम बहुत बढ़िया चलने लग रहा है, एकदम A1 टाइप से काम चलने लग रहा है, सपोज कर लीजिए। और आपने सोचा कि यार मैं ना एक मशीन और लगाऊंगा, यार जनवरी के अंदर मैं एक मशीन और लगाऊंगा, मेरा काम अच्छा चलने लग रहा है, ऑर्डर अच्छे आने लग रहे हैं, और भी अच्छे ऑर्डर आने वाले, मैं एक मशीन और लगाऊंगा। उतने उतने में आपने क्या देखा, दिसंबर 2019 के अंदर आपकी एक मशीन ने हाथ पैर अपने तोड़ दिए। ये आपको दिख रहा है, ये वाले सैडी से और ये वाले क्रॉस मार्क से, ये मशीन आपकी टूट गई फूट गई। अब प्रॉब्लम क्या हो गई कि आप नवंबर 2019 में सोच रहे थे कि मैं जनवरी 2020 के अंदर सपोज कर लीजिए एक और मशीन लगा के 4 मशीन चलाने वाला हूं, मेरे फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन बढ़ने वाला है। उतने में आपकी एक मशीन टूट गई फूट गई, ठीक है। तो अब आपने क्या करा, जनवरी 2020 के अंदर आपने अपने सपनों को पूरा करा और 4 मशीन लगाई। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ है अभी कि देखिए, अब देखा जाए तो क्या हो गया कि 2 मशीन आपने नई ऐड करी। ये देखिए, ये 2 मशीन आपने नई ऐड करी, लेकिन एक्चुअल में आपका इंक्रीज कितना हुआ मशीन का स्टॉक, मशीन जितनी टोटल नंबर ऑफ मशीन जो आपके पास थी उसका इंक्रीमेंट कितना हुआ, उसके अंदर इंक्रीमेंट हुआ 1 का। यानी कि भले ही आपने 2 मशीन्स नहीं खरीदी है ना, जो कि मैंने आपको डब्बे में डाल के दिखा दी है, लेकिन केवल एक जो है जो कि अनशेडेड है, केवल एक जो है दैट इज न्यू इन्वेस्टमेंट, दैट इज योर न्यू इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना, या दैट इज योर एडिशनल इन्वेस्टमेंट मैं बोलूंगा, ठीक है ना। तो ये वाली जो शेडेड वाली है वो तो आपकी रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट हो गई, वो तो डिप्रिसिएशन का जो खड्डा था वो भरने के अंदर काम आई है। ये मशीन जो टूटी फूटी, ये वाली मशीन जो टूटी फूटी, ठीक है ना, इसको हमारे को रिप्लेस करना पड़ा, तो जाके ये एक मशीन तो उसको रिप्लेसमेंट के अंदर काम आई है, और एक मशीन आपने नई लगाई है। तो इसका मतलब क्या हो गया देख लीजिए, है ना। नवंबर 19 के अंदर मशीन स्टॉक कितना था? 3 था। कोई ग्रॉस इन्वेस्टमेंट नहीं है, 0 ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, कोई डिप्रिसिएशन नवंबर 2019 में नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नवंबर 2019 में नहीं हुआ है। दिसंबर 2019 में क्या हुआ, मशीन टूट गई फूट गई, ठीक है ना, तो मशीन स्टॉक कितना बच गया? 2 हो गया, यानी कि इसको कैंसिल मार दो, चौकड़ी मार दो, 2 मशीन बची, ठीक है ना। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कुछ हुआ नहीं, कुछ नई मशीन खरीदी नहीं है। डिप्रिसिएशन क्या हो गया? 1, क्यों 1 डिप्रिसिएशन? एक मशीन टूट गई फूट गई, ठीक है। जनवरी 2020 के अंदर आ जाइए, अब मशीन स्टॉक कितना हो गया? 4 हो गया, 4 हो गया, ठीक है, अच्छी बात है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 2 का हो गया। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बोले तो ये डब्बा जो है ये आपका GI हो गया, ठीक है ना, ये 2 हो गया, अच्छी बात है, ठीक है ना। और इसके अंदर क्या हो रहा है, नेट इन्वेस्टमेंट आपका कितना हो गया है? नेट इन्वेस्टमेंट हो गया आपका 1। नेट इन्वेस्टमेंट ये हो जाता है आपका 1। नेट इन्वेस्टमेंट 1 कैसे हो गया? क्योंकि ये जो डिप्रिसिएशन हुआ था 2 - 1 इज इक्वल्स टू 1। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये 2 - 1 इज इक्वल्स टू 1 मैंने क्या करा कि आपने 2 मशीनें खरीदी, एक हो गई रिप्लेसमेंट के लिए, पुरानी मशीन जो हटाई उसके लिए, और एक हो गया आपका एडिशन, ठीक है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए कैसे है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं, बट आई होप आपको समझ में आना है कि डिप्रिसिएशन यानी कि मशीन चलते चलते खराब हो जाती है, टूट जाती है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ मान लीजिए मशीन्स हमने ऐड करे। नेट इन्वेस्टमेंट यानी कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डिप्रिसिएशन, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डिप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू नेट इन्वेस्टमेंट। ये चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद करनी है, फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। कभी भी कोई भी चीज़ ग्रॉस में से अगर आप डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा नेट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आपको ये दिखा रहा है कि आपने 2 मशीन ऐड करी, क्या इन रियलिटी आपने 2 मशीन ऐड करी? ना, आपने एक ही मशीन ऐड करी है, राइट। क्यों? क्योंकि भले ही आपने 2 मशीन खरीदी हो, लेकिन जो 2 मशीन खरीदी है उसके अंदर से एक जो है वो पुरानी टूटी फूटी हुई मशीन को रिप्लेस करने के लिए गई है, और केवल एक मशीन जो है वो आपका नया इन्वेस्टमेंट है, वो केवल एक मशीन आपका न्यू इन्वेस्टमेंट है, जिसको हम लोग नेट इन्वेस्टमेंट कहने लग रहे हैं। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर टू यू। नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डिप्रिसिएशन। मैंने उल्टा लिख दिया, यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ, बात एक ही है। GI माइनस डी इज इक्वल्स टू NI लिख दीजिए, NI इज इक्वल्स टू GI माइनस डी लिख दीजिए, घूम फिर के बात एक ही आ जाती है, राइट। लेट अस मूव अहेड।
डिप्रिसिएशन, ग्रॉस वैल्यू एडेड एंड नेट वैल्यू एडेड। तो देखिए वी हैव डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू एडिशन, ठीक है ना। अभी देखिए इसके अंदर कैसा है कि वैल्यू एडिशन जो था, ठीक है ना, कोई भी इकोनॉमी है उसके अंदर बहुत अलग अलग प्रकार के गुड्स प्रोड्यूस होने लग रहे हैं। एक इकोनॉमी के अंदर मान लीजिए कुछ कंज्यूमर गुड्स भी यूज़ होने लग रहे हैं, जो कि फार्मर बेकर मॉडल के अंदर हमने देखा। और उस इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूसर गुड्स या कैपिटल गुड्स यानी कि वो प्रकार के गुड्स भी प्रोड्यूस होने लग रहे हैं जो अन्य गुड्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। प्रोड्यूसर गुड्स क्या होते हैं, कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, ये हमने आपके साथ क्रैश कोर्स के अंदर काफ़ी डिटेल के अंदर डिस्कस करा है। तो ये वो गुड्स होते हैं जो कंज्यूमर गुड्स बनाने के अंदर मदद करते हैं। मूविंग अहेड, जो कैपिटल गुड्स होते हैं उसके अंदर कैसा होता है कि वेयर एंड टेयर की पॉसिबिलिटी होती है, यानी कि टूटना फूटना, डिप्रिसिएशन उनके अंदर होता है। और जब डिप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल गुड्स होता है तो हमारे को रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। जैसे कि पीछे हमारे को देखना पड़ा कि एक मशीन टूट गई तो उसको हटाया, उसको जगह पे हमने नया एक मशीन लाकर बिठाया, उसको हम कहेंगे रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। तो इसी ये क्यों हुआ, क्योंकि डिप्रिसिएशन ऑफ मशीन्स हुआ था, उस डिप्रिसिएशन को कवर अप करने के लिए हमारे को रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट करना पड़ा। अब देखिए, अब हम बात करने लग रहे हैं क्या, इफ़ वी इंक्लूड डिप्रिसिएशन इन वैल्यू एडेड देन वी गेट ग्रॉस वैल्यू एडेड, ठीक है ना। इफ़ वी डिडक्ट द वैल्यू ऑफ डिप्रिसिएशन फ्रॉम ग्रॉस वैल्यू एडेड वी ऑब्टेन नेट वैल्यू एडेड। पॉइंट क्या है, मान लीजिए पीछे अगर मैं आपको दिखाऊं, मान लीजिए कि ये जो मशीन हमने ऐड करी, ये वाली एक और ये वाली दो, ठीक है ना, ये मशीन को बनाया जिस भी इंसान ने बनाया, मान लीजिए कि उसने स्टील लिया और स्टील से इस मशीन को बनाया, ठीक है ना। तो मान लीजिए उसका स्टील जो है वो इनपुट हो गया, इंटरमीडिएट गुड हो गया, और उसको इसने कन्वर्ट करा इन द फॉर्म ऑफ मशीन। पॉइंट ये है कि वो आपको, अगर वो स्टील वाले को मैं जाकर पूछूं, स्टील भैया आपने कितना मशीन बनाया, कितना वैल्यू एडिशन करा, तो स्टील भैया मेरे को क्या बोलेंगे, देखो भैया मैंने क्या करा, मैंने 2 मशीन बना के बेचा है, और हर एक मशीन के लिए मैंने, मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, गलत लगेगा लेकिन मैं हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल फिर भी दे रहा हूँ, कि मैंने 50 रुपये का स्टील यूज़ करा और मैंने जब मशीन बना के उसको बेचा तो मैंने 200 रुपये में उसको बेचा। तो मैंने बोला भैया, स्टील वाले भैया, तुमने 2 मशीन बेची, यानी कि तुमने जो है 150 रुपये वैल्यू एडिशन एक में करा, 150 रुपये वैल्यू एडिशन एक में करा। तो बोलेगा हाँ, तो मैं बोलूँगा अच्छा ठीक है, मतलब तुमने 300 रुपया वैल्यू एडिट कर दिया। और ये समझ के मैंने जो है अब फ़ोन रख दिया। लेकिन मैंने उससे पूरी बात नहीं समझी। पूरी बात मैंने ये नहीं समझी कि जो उसने 2 मशीन सप्लाई करी है वो ग्रॉस वैल्यू एडिड है, ठीक है ना। 300 रुपया ग्रॉस वैल्यू एडेड है, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है उस स्टील वाले भैया के लिए, मेरे लिए, ठीक है ना। लेकिन जो नेट वैल्यू एडेड है, नेट वैल्यू एडेड क्या है, 150 रुपया ही है। नेट वैल्यू एडेड 150 रुपया किस लिए है, क्योंकि जो एक मशीन जो उसने बनाकर बेची वो तो रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट है, और जो एक मशीन उसने बना के बेची दैट वाज द एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक। तो यही वाली चीज़ जो है ग्रॉस वैल्यू एडेड और नेट वैल्यू एडेड में यही डिफरेंस है कि ग्रॉस वैल्यू एडेड के अंदर डिप्रिसिएशन इंक्लूडेड रहता है, नेट वैल्यू एडेड के अंदर डिप्रिसिएशन इंक्लूडेड नहीं रहता है। GVA दैट इज ग्रॉस वैल्यू एडेड माइनस डिप्रिसिएशन अगर आप करेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा व्हाट इज द नेट वैल्यू एडेड। इफ देयर इज एनी डाउट प्लीज टेक द वीडियो बिहाइंड, थोड़ा सा सुनते हुए आइए, डाउट आपका क्लियर होगा। फिर भी नहीं होता है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, राइट। अब आप देख लीजिए कि मैंने आपको GDP की बात करी थी, मैंने आपको बोला था कि व्हाट वाज, अब मान लीजिए आपके पास फार्मर है, बेकर है, मैकेनिक है, इंजीनियर है, मोटरमैन है, मतलब आर्किटेक्ट है, लॉयर है, डॉक्टर है, मतलब सब दुनिया भर 50,000 प्रकार के आप एजेंट्स ऐड कर लीजिए। आपने फार्मर बेकर मॉडल के अंदर देखा था कि फार्मर अगर 100 रुपया वैल्यू एडिशन दे रहा है, राइट, और बेकर अगर 150 रुपया वैल्यू एडिशन दे रहा है, तो ये ये टू एजेंट्स मॉडल का GDP कितना हो जाता है, GDP इज नथिंग बट, GDP क्या होता है, नथिंग बट द ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय ऑल द एजेंट्स, ठीक है ना। मैंने आपको फर्म वाले मॉडल के अंदर बताया था कि मैंने फर्म और हाउस होल्ड का मॉडल बनाया था कि अब ये फर्म है, ये हाउस होल्ड है, तो हाउस होल्ड्स की जो भी नीड्स है वो कौन फुलफिल कर रहा है, फर्म्स फुलफिल कर रही है। तो फर्म्स गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करने लग रही है टू द हाउस होल्ड्स। तो जो भी फर्म्स ने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करे हैं उसकी वैल्यू क्या है, उसका वैल्यू मेरे को वैल्यू एडिशन से मिल जाएगा। कि मान लीजिए फर्म्स ने, अगेन दिस इज अगेन अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल, मान लीजिए फर्म्स ने जो है कुछ भी इनपुट्स नहीं यूज़ करा, सपोज कर लीजिए, मैं जानता हूँ आप इससे ऑब्जेक्ट करेंगे लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए फर्म ने कुछ भी इनपुट यूज़ नहीं करा है और जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उनकी वैल्यू मान लीजिए 200 रुपीज़ है।
तो व्हाट इज़ द वैल्यू एडिशन डन बाय द फर्म 200 रुपीज़। और अगर ऐसी 10,000 फर्म है और सबने 200 रुपया वैल्यू एडिशन करा है तो 200 मल्टीप्लाइड बाय 10,000 अगर आप करेंगे तो आपको 20 लाख रुपया आ जाता है, राइट। तो 20 लाख बिकम्स योर जीडीपी। अगर आपको ये नहीं मानना है तो आपको मैं दूसरा एग्जांपल दे देता हूँ। फार्मर ने कुछ नहीं करा, उसने जो है उसको कहीं से कोई नेचर से बीज मिल गए प्रकृति से, और उसने उस बीज को बो दिया और उसके फसल निकल कर आ गई। सपोज कर लीजिए, ऐसा नहीं होता है आज के दिन, लेकिन सपोज कर लीजिए। तो इस प्रकार से फार्मर को जीरो इनपुट कॉस्ट लगा और उसने जो भी आउटपुट प्रोड्यूस करा उसने उसका वैल्यू निकाला, और वो जो वैल्यू उसका निकल कर आया उसने उसको सारे फार्मर्स का जो भी वैल्यू निकल गया सबको सम कर लीजिए, दैट बिकम्स द जीडीपी। व्हाट इज जीडीपी? GDP is nothing but the money value of all the final goods produced within the political boundaries of my country India। इस प्रकार से आप समझ लीजिए सारी चीज़ों को। तो हमने ये चीज़ को समझ लिया है कि जो भी फाइनल गुड्स हैं उनकी आप मनी वैल्यू को आप निकाल लीजिए, और वो मनी वैल्यू जो भी है वो बन जाती है मेरी जीडीपी। अब मैं जो मनी वैल्यू निकालने लग रहा हूँ तो वही तो मेरा जीवीए के प्रोसेस के थ्रू मैं वही तो निकालने लग रहा हूँ, मैं मनी वैल्यू ही तो निकालने लग रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ, राइट। तो जो इसने निकाला फार्मर बेकर मॉडल के अंदर 100 प्लस 150 हमने करा, you can just expand it and apply it on any number of agents, and GDP is nothing but the gross value added by various these things together. GDP is the summation of gross value added by all the firms taken together. That is GDP is equals to the summation of GVA, right? अब हम आपको बताएंगे expenditure method of calculating national income. Before moving ahead, this is the end of product or value added method of calculating national income. Now let us move to the expenditure method of calculating national income. Again I would like to remind you कि हमने देखा था यहाँ पर है आपकी यहाँ पर है आपकी फर्म्स, ओके 1 मिनट, ओके या यहाँ पर है आपकी फर्म, ठीक है, एंड यहाँ पर है आपका हाउस होल्ड, राइट। और हमने आपको क्या बताया था कि देखिए जो हाउस होल्ड है वो फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करने लग रहा है टू द फर्म्स, एंड फर्म्स जो है वो हाउस होल्ड्स को फैक्टर पेमेंट्स प्रोवाइड करने लग रही है। सिमिलरली जो हाउस होल्ड्स हैं फर्म्स है जो हाउस होल्ड्स को गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करने लग रहे हैं, राइट। और ये गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में हाउस होल्ड्स जो है वो एक्सपेंडिचर यानी कि स्पेंडिंग करने लग रही है ऑन टू द फर्म्स। ये चीज़ मैंने आपको पहले बताई थी। अब यही एक्सपेंडिचर मेथड है, और इस एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर हम क्या कंसिडर करने लग रहे हैं, ये कंसिडर करने लग रहे हैं। अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको नोट डाउन करनी है वो ये है कि इंडिया के अंदर जो भी फर्म्स है, राइट, इंडिया के अंदर जितनी भी फर्म्स है, मान लीजिए वो फर्म्स कोई सिर्फ इंडिया के हाउस होल्ड्स को गुड सप्लाई कर रही है। आप फैक्ट्री ओनर है, क्या आप केवल इंडिया के अंदर के हाउसेस को गुड सप्लाई करेंगे? क्या आप मान लीजिए बाजू वाली फैक्ट्री, आजू वाली फैक्ट्री, आगे वाली फैक्ट्री, पीछे वाली फैक्ट्री को कुछ गुड्स नहीं सप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या आप मान लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को गुड्स सप्लाई नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या अगर आपको कोई अमेरिका से बायर फ़ोन करता है भाई मेरे को ये गुड सप्लाई कर दो, कर दोगे क्या? बिल्कुल कर दोगे। क्यों कर दोगे? क्योंकि आप फैक्ट्री लेकर बैठे हो, आपका काम है प्रोडक्शन निकालना, माल बेचना, प्रोडक्शन निकालना, माल बेचना। तो यही चीज़ जो है एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर कैलकुलेट करी जाती है। अभी तक हमने जो है सिंप्लीफाइड चीज़ों को कंसीडर करा था, अब हम जो है थोड़ा सा इसको रियलिस्टिक तरीके से लेकर जाने लग रहे हैं। अब हम 2 सेक्टर मॉडल की जगह पे मल्टी सेक्टर मॉडल के अंदर जाने लग रहे हैं। आप फैक्ट्री ओनर हैं या इंडिया के अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडर्स बैठे हैं, दे आर प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू वेरियस डिफरेंट काइंड्स ऑफ बायर्स, वेरियस डिफरेंट सोर्सेज ऑफ डिमांड्स आर देयर। हाउसेज आर क्रिएटिंग डिमांड, फर्म्स आर क्रिएटिंग डिमांड, गवर्नमेंट इज क्रिएटिंग डिमांड, एक्सटर्नल सेक्टर इज क्रिएटिंग डिमांड। हाउस होल्ड्स के पास पैसा है, हाउस होल्ड्स खर्चा करने लग रहे हैं। हाउस होल्ड्स जो खर्चा करके पैसा खर्चा करके जो डिमांड क्रिएट करने लग रहे हैं, हाउस होल्ड्स जो एक्सपेंडिचर करने लग रहे हैं उसे हम कहेंगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हाउस होल्ड्स जो भी पैसा खर्ची करते हैं अपने कंजम्पशन के लिए करते हैं, और उस प्रकार के खर्चे को हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं। फर्म्स जो भी प्रकार का खर्चा करती है, फर्म्स जो खर्चा करती है जनरली उसको हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करते हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ फैक्ट्री, इन्वेस्टमेंट का मतलब मशीनरी, इन्वेस्टमेंट का मतलब है टूल्स, इन्वेस्टमेंट का मतलब है इन प्रकार की चीज़ें, इन प्रकार की चीज़ों प्रोड्यूसर गुड्स के ऊपर खर्चा करना, कैपिटल गुड्स के ऊपर खर्चा करना, जो कि हमारे को आगे प्रोडक्शन निकालने के अंदर काम आएंगे, जो कि हमारे को आगे कंजम्पशन गुड्स प्रोड्यूस करने के अंदर काम आएंगे। गवर्नमेंट जो खर्चा करती है
उसको हम कहेंगे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और एक्सटर्नल सेक्टर जो खर्चा करता है उसे हम कहेंगे नेट एक्सपोर्ट एक्सपेंडिचर। नेट एक्सपोर्ट एक्सपेंडिचर इसलिए ऐसा हो सकता है कि बाहर के लोग इंडिया की फैक्ट्री में प्रोड्यूस करा हुआ माल खरीद के लेकर जाने लग रहे हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप बाहर से जो है बाहर के प्रोड्यूस करे हुए गुड्स को इंडिया में खरीद के लाने लग रहे हो, राइट। तो नेट एक्सपोर्ट एक्सपेंडिचर यानी कि मतलब क्या होता है कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, कि कितना हमने बना के बाहर बेचा माइनस कितना हम लोग ने बाहर से खरीद के अंदर लेकर आया, राइट। तो दैट इज कॉल्ड नेट एक्सपोर्ट एक्सपेंडिचर। तो ये देखिए, ये एक्सपेंडिचर मेथड की खास बात क्या है कि आप कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट एक्सपेंडिचर, ये चारों को जब आप ऐड करते हैं तो आपको क्या मिलता है कि इंडिया के अंदर की जो फैक्ट्रियां हैं, जो भी गुड्स प्रोड्यूस करने लग रही हैं, ये कोई ना कोई तो खरीद के लेकर जा रहा है, या तो हाउस होल्ड्स खरीद के लेकर जा रहा है, या फर्म्स खरीद के लेकर जा रहे हैं, या गवर्नमेंट खरीद के लेकर जा रही है, या एक्सटर्नल सेक्टर खरीद के लेकर जाने लग रहा है। ये सारे के सारे को ऐड अगर हम कर देते हैं तो हमारे को क्या मिल जाता है, हमारे को जीडीपी मिल जाता है। इसको जीडीपी कैसे मिल गया, व्हाट इज जीडीपी? जीडीपी इज नथिंग बट द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ माय कंट्री। तो जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ माय कंट्री, उसको कोई ना कोई तो खरीद के लेकर गया है ना। जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आपने, मैंने, फैक्ट्री वालों ने बनाए हैं, उसको कोई ना कोई तो खरीद के लेकर गया है ना। वो कोई ना कोई कौन है? या तो वो घर है, या तो वो कोई दूसरी फैक्ट्री है, या कोई गवर्नमेंट हमारे से लेकर गई है हमारी, या फिर बाहर हमने बेच दिया है। उसके अलावा क्या करेंगे? स्पेस में तो बेचेंगे नहीं, मार्स मून पर जाके तो बेचेंगे नहीं, ओशन के अंदर तो कोई है नहीं खरीदने वाला। पॉइंट ये है कि अपार्ट फ्रॉम दीज 4 सोर्सेज और दीज 4 इंजिन्स ऑफ डिमांड, कोई और सोर्स ऑफ डिमांड नहीं एग्जिस्ट करता है। तो अगर हम एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी कैलकुलेट करना चाहते हैं, व्हाट इज जीडीपी? मनी वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ माय कंट्री। तो अगर मैं एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो मेरे को देख लेना है कि यस, हाउस होल्ड्स एक्सपेंडिचर करते हैं, फर्म्स एक्सपेंडिचर करती है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, और एक्सटर्नल सेक्टर से भी एक्सपेंडिचर आता है, राइट। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को मैंने ले लिया, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को मैंने ले लिया, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को मैंने ले लिया, एंड नेट एक्सपोर्ट एक्सपेंडिचर को मैंने ले लिया। इससे मेरे को आ जाता है मेरा जीडीपी। सो आई होप दैट दिस थिंग इज वेरी वेरी क्लियर टू यू दैट व्हाई एक्सपेंडिचर मेथड। ये मैंने आपको पहले भी समझाया था कि चाहे आप इनकम मेथड से जाइए कि हाउस होल्ड्स क्या कमा रहे हैं, चाहे आप एक्सपेंडिचर मेथड से जाइए कि हाउस होल्ड्स क्या खर्चा करने लग रहे हैं, या फिर चाहे आप प्रोडक्ट मेथड से जाइए या वैल्यू एडेड मेथड से जाइए, बात आपको घूम फिर के यही आ जाने वाली है कि जो भी टोटल वैल्यू, जो भी मनी वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विसेज है, वो आपको मिल जाएगी। जो खर्चा होने लग रहा है, मैंने आपको पूछा था 10 रुपये का आप मोमो खरीद रहे हो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मोमो? 10 रुपया। अगर आपको मालूम पड़ जाए कि हमारे इकोनॉमी के अंदर टोटल एक्सपेंडिचर इतना होने लग रहा है, तो अगर हमारे इकोनॉमी के अंदर एक्सपेंडिचर इतना होने लग रहा है, तो दैट इज एग्जैक्टली द वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। और मैं क्यों इतनी देर से गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू के पीछे पड़ा हुआ हूँ? क्योंकि मेरे को जीडीपी के ऊपर जाना है, और जीडीपी के माध्यम से मेरे को अन्य मैक्रो इकोनॉमिक आइडेंटिटीज की तरफ चलना है। सो आई होप दैट द एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम इज वेरी वेरी क्लियर टू यू, राइट। इसको हम थोड़ा सा मैंने डर्टी कर दिया है, सॉरी अबाउट दैट। ऑल द फाइनल गुड्स दैट आर बीइंग प्रोड्यूस्ड, बी दे कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स, आर बीइंग परचेस्ड। ये मैंने आपको बता दिया है, जो भी गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो कोई ना कोई खरीद रहा है। तो जो भी एक्सपेंडिचर होने लग रहा है इन गुड्स को खरीदने के लिए, वही हो जाता है हमारा जीडीपी, और वही हमारे को एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम बताने लग रहा है। वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को हमने बोल दिया है सी, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को हमने बोल दिया आई, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को हमने बोल दिया है जी, और देखिए एक्सपोर्ट्स को हमने बोल दिया है एक्स। लेकिन पॉइंट ऐसा है कि कुछ घरों के अंदर इंपोर्टेड आइटम भी यूज़ होते हैं, कुछ घरों के अंदर कुछ मशीनें हम इंपोर्ट करके भी लेकर आते हैं। भारत सरकार भी कई चीज़ें, इंपोर्टेड चीज़ें यूज़ करती है, राइट। तो अगर आपको एक्सपेंडिचर मेथड से कैलकुलेट करना है जीडीपी, और आप मेरे घर पे आए और आपने मेरे को पूछा भाई तुमने कितना एक्सपेंडिचर करा है साल में बता दो, तो मैंने आपको बता दिया 10,000 रुपये करा है, आप खुश होकर चले गए। आप मेरे फैक्ट्री में, आपने मेरे को पूछा कितना एक्सपेंडिचर करा है इन्वेस्टमेंट वाला, मशीन वगैरह खरीदने वाला, 10,000 करा है, आपने खुश होकर चले गए। आप गवर्नमेंट को जाके पूछे कितना एक्सपेंडिचर करा है गवर्नमेंट ने बोला 10,000 रुपया करा है, आपने चले गए। आपने पूछा नहीं उनको कि 10,000 रुपया जो तुमने एक्सपेंडिचर करा है उसमें इंपोर्टेड आइटम कितना है। तो मैं आपको बोलता कि इंपोर्टेड आइटम 2,000 रुपया है, 8,000 रुपया मैंने इंडिया के गुड्स एंड सर्विसेज पे करा है, 2,000 रुपये में बाहर खर्चा करके गुड्स लेकर आया हूँ। उसी प्रकार से इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर
का एक पार्ट जो है वो इंपोर्टेड मशीन्स के ऊपर खर्चा होता है, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर का एक पार्ट जो है वो इंपोर्टेड आइटम्स के ऊपर खर्चा होता है। वो खर्चा एक्सपेंडिचर है, लेकिन क्या उसकी वजह से इंडिया के अंदर प्रोडक्शन बढ़ने लग रहा है? क्या वो इंडिया के अंदर प्रोड्यूस करे गए गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर खर्चा होने लग रहा है? ना, वो या तो इटली, जर्मनी, जापान, अमेरिका, इन प्रकार की इकोनॉमीज के अंदर जो गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उनके ऊपर हम खर्चने लग रहे हैं। तो क्या हमारे को उसको ऐड कर लेना चाहिए इन आवर कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी? ऑब्वियसली नहीं। क्यों? हम क्या करना चाहते हैं? व्हाट इज जीडीपी? मनी वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ माय कंट्री। नाउ माय पॉइंट इज दैट अगर वो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस होने लग रहे हैं, राइट, वो हमने खरीदे ही नहीं है, यानी कि जो हमने खर्चा करा है वो हमने हमारे वाले फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे करा ही नहीं है, तो थोड़ा जबरदस्ती ऐड कर दूंगा, वो तो मैंने बाहर वालों के फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर करा है। तो देयरफॉर हमारे को क्या करना पड़ता है कि हाँ ठीक है, 10,000 रुपया खर्ची करा तुमने, वेरी गुड। इंपोर्टेड आइटम कितना था? सीएम था। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कितना करा? 10,000 रुपया करा, लेकिन उसमें से इंपोर्टेड मशीन कितना खरीदा? 2,000 रुपये का था, तो ठीक है, उसको माइनस करो। अच्छा, गवर्नमेंट को पूछा कितना एक्सपेंडिचर करा था गवर्नमेंट? 10,000 रुपया करा था, गवर्नमेंट ने बोल दिया। अच्छा, इंपोर्टेड गुड्स कितने थे उसमें? 2,000 रुपये, तो माइनस कर दो उसको। तो सी माइनस सी एम प्लस आई माइनस आई एम प्लस जी माइनस जी एम प्लस एक्स, तब जाकर आपको आएगा जीडीपी। सारे सी एम आई एम जी एम को साथ में ले लीजिए, इधर उधर करिए, प्लस माइनस फोर्थ स्टैंडर्ड लेवल मैथमेटिक्स, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस सी एम माइनस आई एम, और ये सारे जो भी इंपोर्टेड आइटम्स हम यूज करने लग रहे हैं उसको हम लोग जो है उसको हम बोल देंगे एम, एंड जीडीपी बिकम जीडीपी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। एंड व्हाट इज एक्स? टोटल एक्सपोर्ट्स। व्हाट इज एम? टोटल इंपोर्ट्स। और ये एक्स माइनस एम बिकम्स योर जो है नेट एक्सपोर्ट्स। This is your formula for GDP by expenditure method of calculating national income. This is the second method. Moving ahead to the third method of calculating national income, आप देख सकते हैं कि देखिए इसके अंदर बहुत सिंपल चीज़ है, मैंने आपको समझा चुका हूं कि जो भी हाउस होल्ड्स कमाएंगे वही खर्चा करेंगे, और जो खर्चा करेंगे विल बी द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। तो हाउस होल्ड्स ने कमाया कैसे? हाउस होल्ड्स ने कमाया बहुत ही आसान तरीके से। अब देखिए हाउस होल्ड्स को क्या मिला? रेंट मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि शायद हाउस होल्ड्स ने लैंड सप्लाई करा है टू द फर्म्स। हाउस होल्ड्स को और पैसा कैसे मिला? इन द फॉर्म ऑफ वेजेस मिला। कैसे? वेजेस के फॉर्म में पैसा मिला? बिकॉज हाउस होल्ड ने लेबर सप्लाई करा है। हाउस होल्ड्स को इंटरेस्ट मिलने लग रहा है। कैसे इंटरेस्ट मिलने लग रहा है? क्योंकि हाउस होल्ड्स ने जो है शायद कैपिटल प्रोवाइड करा है। हाउस होल्ड्स को प्रॉफिट मिलने लग रहा है। क्यों प्रॉफिट मिलने लग रहा है? क्योंकि शायद हाउस होल्ड्स ने एंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड करी है, राइट। आप देख सकते हैं द इनकम अप्रोच जो मेजर करता है जीडीपी को इज बेस्ड ऑन द रियलिटी दैट जो भी एक्सपेंडिचर इकोनॉमी में होने लग रहा है should equal the total revenue generated by the production and sale of all economic goods and services. All expenditures in an economy should equal the total revenue generated by the production. तो जो भी प्रोडक्शन के थ्रू जो भी रेवेन्यू जनरेट करा फर्म ने, वो फर्म डिस्ट्रीब्यूट करेगी। आप फैक्ट्री में लेकर बैठे हैं, राइट, आपके फैक्ट्री में आपने जो भी प्रोडक्शन निकाला, माल बेचा, वो माल बेच के जो भी आपके पास पैसा आया, वो पैसे को या तो आपने वेजेस के फॉर्म के अंदर वर्कर्स को दे दिया, रेंट के फॉर्म के अंदर आपने लैंड ओनर को दे दिया, इंटरेस्ट के फॉर्म में आपने बैंक को दे दिया, या प्रॉफिट के फॉर्म में आप अपने घर पे ले गए। और कहाँ जाएगा? तो वो जो पैसा चला गया वही मैंने आपको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा दिया। It assumes that four major factors of production and economy, all revenue must go to one of these four sources. या तो आपके घर में पैसा जाएगा, या लैंड ओनर के घर में पैसा जाएगा, या लेबर के घर में जाएगा, या बैंक के पास पैसा जाने वाला है। और वही चीज जो है मैं आपको दिखाने लग रहा हूँ। Therefore, by adding all of the sources of income together, we get a quick estimate of the total productive value of economic activity. तो जो भी हमने ये सारे चारों पोंटलियां यहाँ वहाँ करी है, वही हमारी गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर स्पेंड होने वाले हैं। तो जीडीपी बिकम्स व्हाट इज जीडीपी? मनी वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री। अब ये हमारी गुड्स एंड सर्विसेज जो भी हमारे कंट्री के अंदर जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके ऊपर स्पेंड होने वाला है, तो स्पेंड क्या होने वाला है? यही सब तो स्पेंड होने वाला है। तो यही जब स्पेंड होने वाला है तो W प्लस P प्लस I प्लस R बिकम्स योर GDP. दिस इज द इनकम मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग योर नेशनल इनकम. आई होप दैट दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू. जीडीपी और जीएनपी में डिफरेंस क्विकली समझ लेंगे. देखिए कैसा होता है ना कि जीडीपी के अंदर कैसा होता है कि देर आर मेनी फॉरेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फॉरेन ओन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे कि ये लाल वाले हैं, राइट. और देर आर मेनी, लेट अस से हम कैलकुलेट क्या करते हैं कि ये पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ माई कंट्री है, राइट. और इस पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ माई कंट्री के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होने लग रहे हैं उनकी क्या वैल्यू है वो मैं निकाल लेता हूँ. उनकी वैल्यू जब मैं निकाल लेता हूँ तो मेरे को मालूम पड़ जाता है कि जीडीपी क्या है. अब मैं इसके अंदर ये नहीं देखता हूँ कि हु ओन्स दीज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ब्लू वाले आर ओन्ड बाय इंडियंस,
रेड वाले आर ओन्ड बाय फॉरेनर्स, मैं ये नहीं देखता हूँ कि हु इज ओनिंग व्हाट, तो दैट इज द प्रॉब्लम इन जीडीपी। जीएनपी के अंदर खास बात क्या है कि इसमें कोई भी लाल वाला आपको दिखाई नहीं देगा, यानी कि जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन्वॉल्व हैं वो केवल जो डोमेस्टिक वाले हैं वो उसको हम जो है उसको देख लेते हैं कि हाँ ठीक है ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ये कर लिया है, जो डोमेस्टिक वाले फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसको हमने ये कर दिया है कि यस दीज आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विच इज़ ओन्ड बाय इंडियंस, और इन्हीं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम यूज़ करके जो है सारी चीज़ों को देखने वाले हैं। जो रेड वाले हैं उनको हमने यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दिया है। प्लस हम ये जानते हैं कि कुछ इंडियंस हैं जो मान लीजिए नेपाल के अंदर, कुछ इंडियंस हैं जो मान लीजिए वेस्ट एशिया के अंदर, सॉरी साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, और कुछ इंडियंस जो है वो श्रीलंका के अंदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ओन करते हैं, यानी कि वहाँ पर उन्होंने फैक्ट्रीज लगा रखी है, वहाँ पर से वो फैक्ट्रीज के अंदर से प्रॉफिट्स जो है वो इंडिया के अंदर आने वाले हैं या उस प्रकार से काम होने लग रहा है। तो जीएनपी के अंदर हम क्या करते हैं कि जो फॉरेनर्स इंडिया के विदिन, फॉरेनर जो इंडिया के विदिन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ओन करते हैं, राइट, उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम कंसीडर नहीं करते हैं, उस प्रोडक्शन को हम अपना मानते नहीं हैं। साइमल्टेनियसली जो इंडियंस बाहर अपना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ओन करते हैं उनको हम अपना मानते हैं, राइट। सो दिस इज द की डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एंड जीएनपी। फाइनल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टर्न्ड आउट इन अ गिवन पीरियड बाय मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ओन्ड बाय सिटीजन्स। तो ब्लू वाला क्या है, सिटीजन्स फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज कितना प्रोड्यूस करने लग रहे हैं, और रेड वाला क्या है, फॉरेनर्स के द्वारा जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करे गए हैं, राइट। सो दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू कि रेड वालों को अगर हम हटा देते हैं, राइट, तो दैट बिकम्स जीएनपी, और बाहर के ब्लू वालों को हम ऐड कर लेते तो दैट बिकम्स जीएनपी। सो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एंड जीएनपी? जीडीपी के अंदर से आप ऐड करिए फैक्टर इनकम अर्न बाय डोमेस्टिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, डोमेस्टिक यानी कि इंडियंस के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एम्प्लॉयड इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, उसमें से आप सब्ट्रैक्ट करिए फैक्टर इनकम अर्न बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एम्प्लॉयड इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी। तो आपको क्या ऐड करना है, आपको ऐड करना है डोमेस्टिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एम्प्लॉयड इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को आपको ऐड करना है, राइट। और आपको सब्ट्रैक्ट क्या करना है, फैक्टर इनकम अर्न बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो पॉइंट ये है इसके अंदर, ये हम क्यों करने लग रहे हैं, देखिए जीडीपी एक ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट है। ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट यानी कि क्या होता है कि पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री के अंदर जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होने लग रही है उसका ये कैप्चर कर लेता है। वो देखता नहीं है कि सिटीजन्स ने ये एक्टिविटी करी है या फॉरेनर्स ने ये एक्टिविटी करी है, वो ये नहीं देखता है कि हमारे सिटीजन्स जो बाहर काम करने लग रहे हैं और बाहर से वो पैसा इंडिया में आने लग रहा है, उसको वो कंसिडर नहीं करता है। तो जीडीपी एक प्योरली ज्योग्राफिकल प्रकार का कॉन्सेप्ट हो जाता है। जीएनपी क्या करता है, वो ये देखता है कि सिटीजन्स ने क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी कंट्रीब्यूट करी है, और तब जाकर जो है वो डिफरेंस जो है वो आता है। तो जीएनपी के अंदर अगर हम जीडीपी के अंदर अगर हम एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होगा, ये ऊपर वाला जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है वही नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, कि व्हाट इज द फैक्टर इनकम दैट वी अर्नड, our domestic factors of production earned from abroad minus what is the factor income earned by the factors of production of the rest of the world employed in the domestic economy। ये जब हम प्लस माइनस करेंगे तब जाके हमारे को NFIA मिल जाता है, राइट। और GNP इज इक्वल्स टू GDP प्लस NFIA। आपको मैं एक ही बार वापस बोलूंगा कि GDP ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट है, नहीं देखता है कि सिटीजन्स कौन है कौन नहीं है, जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ द इकोनॉमी, पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री है उसके अंदर जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होने लग रही है, राइट, वो ये नहीं देखता है कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी किसने कंट्रीब्यूट करा है, क्या कंट्रीब्यूट करा है, फॉरेनर्स ने करा है, इंडियंस ने करा है, और इंडियंस अब्रॉड ने अगर कुछ करा है तो वो उसको भी नहीं देखता है। जीएनपी क्या करता है, जो भी सिटीजन्स ऑफ इंडिया है उनके द्वारा कंट्रीब्यूटेड इकोनॉमिक एक्टिविटी को वो कैप्चर करता है। तो जीएनपी को, जीडीपी से हम जीएनपी पे कैसे आते हैं, जीडीपी में हमारे को ऐड करना है फैक्टर इनकम अर्नड बाय डोमेस्टिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और हमारे को सब्ट्रैक्ट करना है फैक्टर इनकम अर्नड बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एम्प्लॉयड इन आवर इकोनॉमी, इन द इंडियन इकोनॉमी, इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको आई होप कि सारी चीज़ें क्लियरली समझ में आने लग रही है। एक चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि आपको कोई भी चीज़ ग्रॉस में से अगर आप डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा नेट। ये चीज़ मैंने आपको इन्वेस्टमेंट के दौरान बताई थी कि अगर आप ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के अंदर
अंदर से डिप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो आपको मिलेगा नेट इन्वेस्टमेंट। उसी प्रकार से यदि आप ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जो आपको मैंने बताया कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या है, जीडीपी प्लस एनएफआई, तो ये पहला फॉर्मूला वो आपको याद करना है बहुत अच्छे से, राइट। ठीक है, तो आपने जीएनपी पे आ गए। अब आपको जीएनपी से अगर एनएनपी पे जाना है, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट पे जाना है, तो आप क्या करेंगे, नेट नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन। तो ये दूसरा फॉर्मूला है जो कि आपको समझना है। पॉइंट ये है कि ग्रॉस के अंदर जो है रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व रहता है, ग्रॉस के अंदर जो है डिप्रिसिएशन इन्वॉल्व रहता है, राइट। अगर हम उसके अंदर से डिप्रिसिएशन को हटा देंगे तो हमारे को नेट नेशनल प्रोडक्ट मालूम पड़ेगा। तो हमारे को ये मालूम पड़ेगा कि हाँ, ये तो जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है उसके अंदर से ये वाला हिस्सा जो है वो तो रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट के तौर के ऊपर चला गया, जो मशीनें टूटी फूटी उनको वो रिप्लेस करने के लिए चला गया, तो इसको हटा देते हैं। ये जो है ये हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट है, ये जो है हमने ओवरऑल एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करा है। दिस इज द एंटायर आइडिया बिहाइंड एनएनपी। एनएनपी एट मार्केट प्राइस एंड एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, आप देख लीजिए बहुत सारे जो भी हमने अभी डिस्कशन करे हैं वो सारे मार्केट प्राइस के ऊपर डिस्कशन करें हैं। हमने बिल्कुल भी ये कंसीडर नहीं करा है, आज आप कोई भी आइटम खरीदते हैं, सपोज कर लीजिए कि आपने 118 रुपये की चाय खरीदी, चाय पत्ती खरीदी, वो 118 रुपये की चाय पत्ती मान लीजिए कि 100 रुपया उसका कॉस्ट है और मान लीजिए कि उसके ऊपर 18% टैक्स है, चलिए नहीं है उतना लेकिन मान लीजिए 100 रुपया उसका कॉस्ट है और 18 रुपया उसके ऊपर जीएसटी है, तो 18 रुपया उसके ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि बढ़ गया उसका प्राइस। लेकिन जो चाय पत्ती जिस फैक्ट्री ने बनाई है उसको तो 100 ही रुपया मिलने वाला है, 18 रुपया तो गवर्नमेंट के पास जाने वाला है, ठीक है ना। तो ये इनडायरेक्ट टैक्सेस को हमारे को माइनस करना चाहिए, राइट, अगर हमारे को मार्केट प्राइसेस से फैक्टर कॉस्ट के ऊपर पहुंचना है। तो साइमल्टेनियसली सब्सिडीज को हमारे को ऐड करना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्सिडीज? सब्सिडीज का मतलब ये होता है कि जो 70 रुपये का सपोज एक मान लीजिए एक आइटम बिकने लग रहा है, लेकिन उसका प्राइस जो है वो 100 रुपीज़ है, तो वो 70 रुपये में क्यों बिकने लग रहा है? क्योंकि सरकार ने बोला है कि जो डिफरेंस है 30 रुपीज़ का वो हम आपको पे कर देंगे। समझे आप मेरी बात को? तो कोई फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री क्या कर रही है कि वो 70 रुपये में माल बेच दिया और 30 रुपये उसको सरकार से मिल गया, तो 100 रुपीज़ उसको मिल गया। तो मेरे पहले एग्जाम्पल के अंदर मैंने आपको क्या बोला था कि 118 रुपये की जो चाय पत्ती आपने खरीदी, ठीक है ना, उसका 100 रुपया जो था उसका कॉस्ट था, और वो जो 100 रुपया उसका जो कॉस्ट था वो कॉस्ट जो है वो फैक्ट्री को मिल गया, और वो फैक्ट्री वो 100 रुपये को जो है वो रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के फॉर्म के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिया उसमें मैंने आपको क्या बोला, एक फैक्ट्री को 70 रुपया तो कंज्यूमर से मिल रहा है और 30 रुपये सरकार से मिल रहा है, और ये दोनों चीज़ें जो है वो फैक्ट्री जो है इन द फॉर्म ऑफ रेंट, लेबर चार्जेस, वेजेस या इंटरेस्ट प्रॉफिट के फॉर्म के अंदर उसको स्पेंड कर देगी। पॉइंट ये है, what is the meaning of this word factor cost? The meaning of factor cost is the cost which is received by the factors of production. And what is it that is received by the factors of production? क्या factors of production को indirect taxes मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे हैं, that is going to the government. क्या factors of production को subsidies मिल रही है? बिल्कुल मिलने लग रही है। Therefore हम क्या करते हैं कि हम जो हमारा NNP है, NNP at market price, NNP at market price यानी कि जो भी हमने गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट प्राइस के ऊपर कैलकुलेट करा एनएनपी को, तो हमने क्या करा, पहले हम जीडीपी कैलकुलेट करेंगे, है ना। जीडीपी से हम क्या करेंगे, जीएनपी के ऊपर आएंगे। जीडीपी से हमने जीएनपी के ऊपर आए, कैसे आए, एनएफआईए को ऐड कर देंगे जीडीपी के अंदर। उसके बाद जीएनपी से हमारे को एनएनपी पे आना है, तो हम कैसे आएंगे, डिप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट करके हम एनएनपी के ऊपर आ जाएंगे। अब हम एनएनपी पे आ चुके हैं और ये एनएनपी जो है वो एनएनपी एट मार्केट प्राइस है। अब इस एनएनपी एट मार्केट प्राइस से मुझे एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट यानी कि नेशनल इनकम पे पहुंचना है, तो मैं क्या करूंगा कि इनडायरेक्ट टैक्सेस को सब्ट्रैक्ट करूंगा, सब्सिडीज को ऐड करूंगा। मैंने जैसे आपको पीछे समझाया वो सारी चीज़ें प्लस माइनस करके मेरे को आ जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट, या उसको मैं कहूँगा नेशनल इनकम। तो ये जो नेशनल इनकम है, राइट, इसको मैंने ये आइडेंटिटी को इकट्ठा कर लिया, एक ब्रैकेट के अंदर लेकर आ जाऊंगा, तो माइनस इधर इनडायरेक्ट टैक्सेस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होकर ये प्लस सब्सिडीज इधर हो जाएगा, ब्रैकेट लगा दिए, 4th स्टैंडर्ड लेवल का मैथमेटिक्स। तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट या नेशनल इनकम क्या है, एनएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। एंड व्हाट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस? कुछ नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। तो ये तीनों के तीनों फॉर्मूले सेम ही है, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि यहाँ पर ब्रैकेट लगाकर इधर बीच में माइनस साइन कर दिया है, और ये ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ें
लिखी हुई थी उसको मैंने यहाँ पे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस लिख दिया है। एग्जाम में कोई भी हिसाब से आपको क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा जा सकता है। ये सारी चीज़ें इन डिटेल हमने आपके साथ क्रैश कोर्स के अंदर भी डिस्कस करी और अभी भी आपके साथ डिस्कस करने लगे। कोई भी डाउट आपका है तो हम उसको क्लियर कर देंगे। मूविंग अहेड आपको बताना चाहेंगे कि जब आपने नेशनल इनकम निकाल ली है, दैट इज एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट जो है उसको हम कहेंगे नेशनल इनकम। तो ये जो नेशनल इनकम है, इज दिस द पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम जो कि हाउस होल्ड्स के अंदर जा रही है, जो हाउस होल्ड्स खर्चा कर पा रहे हैं? नहीं, हमारे को समझना है कि व्हाट इज पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। अब देखिए नेशनल इनकम जो है उसके अंदर से कैसा होता है ना कि कंपनियां कुछ तो जो प्रॉफिट्स है ना वो अपने पास ही रख लेती है। कंपनी वो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है किसी को भी। क्यों? क्योंकि कंपनीज को आगे अपने खुद के खर्चों के लिए, खुद के इन्वेस्टमेंट के लिए रखना रहता है। उसके अलावा कंपनी को कॉर्पोरेट टैक्स पे करना पड़ता है टू द गवर्नमेंट। उसके अलावा जो हाउस होल्ड्स हैं उनको भी इंटरेस्ट पे करने रहते हैं, राइट। और ये हाउस होल्ड्स को इंटरेस्ट मिलते भी है अगर उन्होंने किसी को लोन दे रखा है, और अगर हाउस होल्ड ने लोन ले रखा है तो उनको इंटरेस्ट पेमेंट करना भी पड़ता है। उसके अलावा ट्रांसफर पेमेंट जो है फ्रॉम द गवर्नमेंट हाउस होल्ड्स को मिलते हैं। तो देखिए ये सारी चीज़ों को हम देख लीजिए कि नेशनल इनकम के अंदर से अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हाउस होल्ड के पास नहीं पहुंचता है क्योंकि वो फर्म्स होल्ड कर लेती है आगे के इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है ना। हाउस होल्ड्स को इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है या हाउस होल्ड्स को इंटरेस्ट पेमेंट रिसीव होता है। तो आइदर विच वे दोनों को प्लस माइनस करके जो भी नेट निकलेगा उसको आप माइनस कर लीजिए। हम मान लेते हैं कि हाउस होल्ड्स को नेट इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, जो कि मोस्ट हाउस होल्ड्स को नेट इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। कॉर्पोरेट टैक्स को भी माइनस करना पड़ता है नेशनल इनकम के अंदर से, क्योंकि कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो तो सरकार के पास जा रहा है, तो हाउस होल्ड्स की पर्सनल इनकम का पार्ट है नहीं। ट्रांसफर पेमेंट को हमारे को ऐड करना पड़ता है क्योंकि जैसे पेंशन हो गया आपकी, या आपकी स्कॉलरशिप हो गई, या आपका ओल्ड एज बेनिफिट हो गया, डिसेबिलिटी बेनिफिट हो गया। तो इस प्रकार के जो ट्रांसफर पेमेंट सरकार करती है, यूनिलैटरल पेमेंट विदाउट रिसीविंग एनीथिंग जो पेमेंट करा जाता है उसको ट्रांसफर पेमेंट कहते हैं। तो ये जो ट्रांसफर पेमेंट है इसको ऐड करना चाहिए पर्सनल इनकम के अंदर। तो ये सारी चीजें माइनस प्लस करने के बाद जो हमारे को आइडेंटिटी मिलेगी उसको हम कहेंगे पर्सनल इनकम। क्या ये पर्सनल इनकम हाउस होल्ड्स खर्चा कर सकते हैं? ना, हाउस होल्ड्स इसको भी खर्चा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये पर्सनल इनकम के ऊपर हाउस होल्ड्स को टैक्स पे करना पड़ता है, विच इज कॉल्ड पर्सनल टैक्स पेमेंट। और इस हाउस होल्ड को जो है नॉन टैक्स पेमेंट भी करना पड़ता है। मान लीजिए कुछ फाइन हो गया, कुछ और हो गया, खर्चा हो गया, कुछ फीस हो गई, जो भी दुनिया भर की चीजें होती है। तो पर्सनल इनकम के अंदर से पर्सनल टैक्स पेमेंट को माइनस करना पड़ेगा, नॉन टैक्स पेमेंट्स को माइनस करना पड़ेगा, तब जाके आपको आएगा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, यानी कि वो इनकम विच बिलोंग्स टू द हाउस होल्ड। अब हाउस होल्ड चाहे इसको खर्च करे, सेव करे, कुछ भी करे, हाउस होल्ड्स कैन डिसाइड दैट। तो आप देख सकते हैं कि हमने ये कहानी को कहां से स्टार्ट करा था। हमने इसको करा था यहाँ से स्टार्ट कि नेशनल इनकम पे हम आए थे एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, उसके बाद हम आए पर्सनल इनकम के ऊपर और ये सारी चीज़ों को माइनस करते हुए हम यहाँ पर पहुँचे। अगर आपने सारी चीज़ों को समझा है तो देन इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप ये इस सारी चीज़ों को अप्लाई करें और रिवाइज करते हुए टाइम आप देखें कि आपको कितना समझ में आने लग रहा है। अब हम बात करते हैं नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी की। अब बहुत ही सिंपल चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ इस डायग्राम के माध्यम से। ये देखिए, ये है आपका पूरा नॉमिनल जीडीपी का कॉन्सेप्ट। व्हाट इज नॉमिनल जीडीपी? कि आप मान लीजिए कि एक कंट्री है, उसके अंदर 3 गुड्स प्रोड्यूस होने लग रहे हैं एबीसी, और उन एबीसी गुड्स 2019 के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं, 2020 के अंदर प्रोड्यूस होने लग रहे हैं। नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला क्या बोलता है? क्वांटिटी ऑफ ए इंटू करंट प्राइस ऑफ ए, क्वांटिटी ऑफ बी इंटू करंट प्राइस ऑफ बी, क्वांटिटी ऑफ सी इंटू करंट प्राइस ऑफ सी, सबको ऐड कर दीजिए, आपको मिल जाएगा नॉमिनल जीडीपी। 2019 के अंदर 100 केजी प्रोड्यूस हुआ था, 10 रुपये भाव था, 200 केजी प्रोड्यूस हुआ था, 20 रुपये भाव था, 300 केजी प्रोड्यूस हुआ था, 30 रुपये भाव था। तो आप इस सारी चीज़ों को प्लस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 14,000 रुपीज़ आपको जो है नॉमिनल जीडीपी ऑफ कंट्री मिल जाएगा इन 2019। मान लीजिए 2020 के अंदर कुछ बहुत ही हादसा हुआ, कुछ खराब वहाँ पर मतलब हुआ, जिसकी वजह से प्रोडक्शन जो है 10 गुना गिर गया, 1/10 हो गया, और प्राइस जो है 10 गुना ऊपर चला गया, 10 टाइम्स ऊपर चला गया हर चीज़ का। तो उससे क्या हुआ कि जहाँ 100 प्रोड्यूस हो रहा था अब 10 किलो प्रोड्यूस हो रहा था, जहाँ 10 रुपये भाव था वहाँ 100 रुपये भाव हो गया। 200 केजी प्रोड्यूस हो रहा था, 20 केजी हो गया, 20 रुपये भाव था, 200 रुपये भाव हो गया। तो पॉइंट ये है कि अब सारे प्रोडक्शन चेंज हो चुके हैं, प्राइजेस चेंज हो चुके हैं, लेकिन नॉमिनल जीडीपी चेंज नहीं होगा। मैं आपको एक एग्जांपल देने लग रहा हूँ समझाने के लिए कि क्यों नॉमिनल जीडीपी जो है वो अच्छा हमारा इंडिकेटर नहीं है, वो हमारे को भ्रमित कर सकता है। आप देखेंगे, मैं आपको फ़ोन करके पूछा अमेरिका से, आपके कंट्री में मैंने आपको फ़ोन करा
कि व्हाट इज़ द नॉमिनल जीडीपी इन योर कंट्री इन 2019, आपने बोला 14,000। मैंने आपको अगले साल वापस से फ़ोन करके पूछा व्हाट इज़ द नॉमिनल जीडीपी इन योर कंट्री, आपने बोला 14,000। मैं बोला कि वेरी गुड, कुछ चेंज नहीं हुआ, बहुत अच्छी बात है। आप मन में सोचेंगे क्या बेवकूफ़ आदमी है, सब कुछ चेंज हो चुका है मेरे कंट्री के अंदर, लेकिन ये बोल रहा है कुछ चेंज ही नहीं हुआ है, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी मेरे को ऐसा कुछ बताता ही नहीं है। कंपेयरिंग जस्ट द नॉमिनल जीडीपी में गिव एन इल्यूजन दैट देयर इज नो चेंज इन द प्रोडक्शन। आपको ये चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लेना है। रियल जीडीपी क्या करता है, वो रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी के अंदर का जो प्रॉब्लम है उसको टेक केयर कर लेता है। कैसे टेक केयर कर लेता है? क्वांटिटी ऑफ ए को हम बेस ईयर प्राइस ऑफ ए से मल्टीप्लाई करेंगे, क्वांटिटी ऑफ बी को हम बेस ईयर प्राइस ऑफ बी से मल्टीप्लाई करेंगे, क्वांटिटी ऑफ सी को हम बेस ईयर प्राइस ऑफ सी से मल्टीप्लाई करेंगे। व्हाट इज बेस ईयर? एक कांस्टेंट ईयर का प्राइस, और वही कांस्टेंट ईयर, एक उसी ईयर के प्राइस को हम आगे 5 6 7 साल तक, 8 साल तक कंटिन्यूसली यूज करते हैं, तो हमारे को जो है एक्यूरेट कंपेरिजन सामने आते हैं प्रोडक्शन के। कैसे? अब देखिए 2019 के अंदर मान लीजिए हमने 2019 को बेस ईयर माना और 2019 को बेस प्राइजेस को हम बेस प्राइस मानेंगे। तो देखिए उसके अंदर कैसा होएगा कि जो भी प्रोडक्शन निकला कॉफ़ी का, मल्टीप्लाई बाय कॉफ़ी के प्राइस 10 रुपीज़, टी के प्राइस को मल्टीप्लाई करा टी के क्वांटिटी से, रबर के क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करा रबर के प्राइस से, इससे हमारे को क्या मिल गया? रियल जीडीपी मिल गया 14,000 रुपये का। अब अगले साल जो है हम अगले साल का करंट प्राइस नहीं यूज़ करेंगे, हम अगले साल क्या करेंगे, हम 2019 का बेस ईयर का प्राइस यूज़ करेंगे। 2019 को बेस ईयर माना है तो 2019 के प्राइस को यूज़ करेंगे, दैट विल बी द बेस प्राइस। 2019 में प्राइस क्या था? 10 रुपया था, 20 रुपया था, 30 रुपया था। अब मेरी क्वांटिटीज चेंज हो चुकी है क्योंकि मेरा हादसा हो चुका है मेरे कंट्री के अंदर। कितना आया मेरा रियल जीडीपी? 1400 रुपया आया। मैंने आपको अमेरिका से फ़ोन करा, आपको पूछा है व्हाट इज़ द रियल जीडीपी इन 2019, आपने बोला 14,000। मैंने आपको अगले साल वापस फ़ोन करा, व्हाट इज़ द रियल जीडीपी इन 2020, आपने बोला 1400 रुपये। मैं बोलूँगा क्या हो गया भाई, क्या हो गया? तो अब समझ में आ रहा है कि नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में क्या डिफरेंस है। रियल जीडीपी हेल्प्स मी अंडरस्टैंड कि प्रोडक्शन क्वांटिटी में कितना चेंज आया है, क्योंकि प्राइजेस को मैं कांस्टेंट पकड़ के चलता हूँ, तो जो भी चेंज आएगा रियल जीडीपी के अंदर दैट विल बी बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन द प्रोडक्शन, एंड चेंजेस इन द प्रोडक्शन यानी कि प्रोडक्शन अप डाउन जो भी जाएगा मेरे को रियल जीडीपी देखते ही समझ में आ जाने वाला है, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ रियल जीडीपी। और वही चीज़ मैंने आपको यहाँ पर अंग्रेजी के अंदर भी लिख कर दे दी है। यही चीज़ को आप देख सकते हैं, डिस्टिंक्शन भी है, राइट, की मीनिंग मैंने आपको बता दी है। करंट मार्केट प्राइस कांस्टेंट मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट होता है, कैलकुलेशन भी बता दिया है। प्राइस चेंज इफेक्ट इंक्लूडेड रहता है। नॉमिनल के अंदर हमने देखा प्राइस चेंज को इंक्लूड कर लिया है, रियल के अंदर प्राइस चेंज इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि हम बेस ईयर के प्राइजेस को यूज़ करते हैं। नॉमिनल के अंदर करंट मार्केट प्राइस यूज़ करी जा रही है, रियल के अंदर बेस ईयर प्राइस को यूज़ करा जाने लग रहा है। यूजेज क्या है? नॉमिनल जीडीपी क्वार्टर टू क्वार्टर कंपैरिजन, क्वार्टर यानी कि जो तिमाही होती है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल अप्रैल मई जून पहला क्वार्टर होता है, जुलाई अगस्त सितंबर दूसरा क्वार्टर होता है। इस प्रकार से क्वार्टर बाय क्वार्टर कंपैरिजन के लिए नॉमिनल जीडीपी इज गुड, बट ईयरली कंपैरिजन एंड अक्रॉस कंट्री कंपैरिजन के लिए रियल जीडीपी इज बेटर। कॉम्प्लेक्सिटी, नॉमिनल जीडीपी आसान है, रियल जीडीपी थोड़ा सा डिफिकल्ट है कैलकुलेट करना। नॉमिनल जीडीपी हेल्प नहीं करता है प्रोडक्शन वॉल्यूम चेंज कैसे हुआ उसको समझने के अंदर, रियल जीडीपी हमारे को हेल्प करता है वॉल्यूम के अंदर क्या चेंज आए उसको समझने के अंदर। क्रॉस कंट्री कंपैरिजन के अंदर रियल जीडीपी ज़्यादा हेल्पफुल है, नॉमिनल जीडीपी कम हेल्पफुल है, राइट। तो यही चीज़ जो है, अगर आप नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी को यदि आप डिवाइड करते हैं तो आपको मिल जाएगा जीडीपी डिफ्लेटर। अभी जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए कि यहाँ पर से हमारे को देखना है कि नॉमिनल जीडीपी 2020 का जो है नॉमिनल जीडीपी क्या है। 2020 का नॉमिनल जीडीपी 14,000 रुपये जो हमने पीछे देखा था। रियल जीडीपी क्या है 2020 का? 1,400 रुपया। क्यों? क्योंकि हमने पीछे देखा था, ठीक है ना। अब ये दोनों का आप डिवाइड करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा? जीडीपी डिफ्लेटर। इससे आपको क्या मालूम पड़ जाएगा? अब देखिए इसके अंदर क्या डिफरेंस है, इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है। इसके अंदर ये सेम है, ये सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। तो डिफरेंस क्या है? इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, करेक्ट। तो जब आप डिवाइड कर रहे हैं तो डिफरेंस जो है वो किसकी वजह से? प्राइजेस की वजह से डिफरेंस आने लग रहा है। तो नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय रियल जीडीपी आप करते हो तो आपको आ जाता है जीडीपी डिफ्लेटर, विच गिव्स यू एन आइडिया कि प्राइजेस कैसे चेंज हुए हैं। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। आई होप आपको समझ में आने लग रहा है। कोई भी थोड़ा सा भी डाउट है तो थोड़ा सा पीछे लेकर जाइए, आपको समझ में आएगा। फिर भी डाउट है तो आप कमेंट करिए, आपको जवाब मिलेगा उसका, राइट। तो जीडीपी डिफ्लेटर क्या इंडिकेट करता है कि प्राइजेस कैसे चेंज हुए हैं, यही आपको जीडीपी डिफ्लेटर बताता है।
यही सारी चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी है। जीडीपी हमने देखा था सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। उसके बाद हमने देखा था जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या है। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज, और उसी को हमने नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस लिखा था। ये रिवीजन करवा रहा हूँ मैं आपका। एनडीपी क्या है, जीडीपी एमपी माइनस डिप्रीसिएशन। मैंने आपको बोला था कि ग्रॉस माइनस डिप्रीसिएशन इज इक्वल्स टू नेट, चाहे वो कोई भी जगह पे हो, वही उसका रियलिटी है। और यही चीज़ मैंने आपको बताई थी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के अंदर अगर हमारे को कन्वर्ट करना है तो हमारे को नेट फैक्टर इनकम या एनएफआईए को हमारे को ऐड कर देना चाहिए। उसी प्रकार से अगर हमारे को जीएनपी की मदद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से नेट नेशनल प्रोडक्ट पे जाना है तो हमारे को जीएनपी माइनस डिप्रीसिएशन करना पड़ेगा, तो हमारे को एनएनपी एट मार्केट प्राइस मिल जाएगा। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि एनडीपी हमारे को मिल गया है, एनडीपी एट मार्केट प्राइस, उसके अंदर हमने एनएफआईए को ऐड कर दिया तो हमारे को नेट नेशनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट या नेशनल इनकम यदि हमारे को निकालना है तो उसके अंदर हम एनएनपी इज इक्वल टू एनडीपी प्लस एनएफआईए कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपने या तो पढ़ रखी है, नहीं पढ़ रखी है तो आपको एक बार देखना पड़ेगा और आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। पॉज करके लिखते हुए चलिए सारे फॉर्मूलाज को और समझते हुए चलिए, आई एम श्योर आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। दिस इज द एंड ऑफ आवर डिस्कशन स्थापना डे 1। आपको जो है आप हमारे को 8 PM यानी कि प्रयास, जो इकोनॉमी प्रयास डे 1 का सेशन है उसके अंदर आपको आना है और उसके साथ हमारे लाइव क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए चलना है। एंड इफ देयर इज एनी डाउट हम आपको सारे क्वेश्चंस को वही टाइम पे सॉल्व करवाते हुए चलने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।